काफ़ी ऐसे हमारे लाइफ में इश्यूज़ रहते हैं कि जहाँ पे हमें कोई गाइडेंस चाहिए रहता है और ऐसे जी, गाइडेंस के टाइम पे काफ़ी बार ऐसा होता है कि लॉजिक काम नहीं करता है कि किससे गाइडेंस लें जी, और जनरली फिर हम बढ़ते हैं एक अल्टरनेट साइंस की तरफ। जी, इसमें अलग-अलग टाइप्स है। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है अल्टरनेट साइंस के ऊपर ही है, पामिस्ट्री। जी। मनोरंजन जी, दी हर्षल टॉक शो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? धन्यवाद, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। जी। और सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है आपसे कि आपका ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? अ, वास्तव में मेरा पिताजी एक तो पहले से वो समाज सेवक थे। जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होता है, एक परिवर्तन में आके वो पहले नास्तिक थे, उसका बाद वो आस्तिक बन गए और इसमें ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किए। और उसमें जैसे पिताजी जिसमें चलते हैं, पुत्र भी उसी में चलता है। तो इसका कारण से मैं भी उनका चोरी-छुपा से उनका पुस्तक जो था अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो फिर मेरा कॉलेज में कैसा हुआ कि जैसे बहुत सारे मित्र मिले, फिर मुझे घर बुलाते थे, वो सब अच्छा लगता था और मुझे भी पता चला कि आई कुड रिकॉग्नाइज़ कि कोई किसी का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और उसका भाग्य भविष्य के बारे में हम अध्ययन कर पाए। तो मेरा पिताजी एक्चुअली बेसिकली इसका पीछे मतलब प्रेरणा है, इसका कारण से मैं आज इसमें हूँ। क्या बात है! हुँ, मतलब एक आपको एक वहाँ पे गाइडेंस मिल गया कि आप ये भी जी। एक चीज़ कर सकते हो। जी। अ, हाँ, क्योंकि मुझे लगा पहले से जैसे हमारा मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं ऐसे उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा में एक हमारा साहित्य में एक छोटा-सा स्टोरी था, उस स्टोरी का नाम था हाथ। तो हाथ का जब हम पढ़ते थे, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता था क्योंकि हाथ के बारे में उन्होंने इतना अच्छा नहीं लिखा था और लेकिन फिर बाद में हमने जैसे-जैसे पढ़ाई किया, तो धीरे-धीरे पता चला कि लोग बहुत इसमें मतलब प्रशंसा कर रहे हैं और मान-सम्मान भी मिल रहा है और विश्वास भी कर रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही है और रियलिस्टिकली भी हमने देखा कि ये एक्चुअली एक साइंस है, एक विज्ञान है, जिसके अध्ययन की बहुत ज़रूरत है और लोग नहीं कर पाते हैं। लोग बिना अध्ययन से तर्क करते हैं। बाद में लेकिन पता चला कि एक्चुअली ये विद्या जो है ना, ये एक गूढ़ विद्या है, रहस्य विद्या है। उससे मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत अनुभव से, उससे ऐसा लगता है कि मैं साइकोलॉजिस्ट से अच्छा बोल सकता हूँ। ऐसे मतलब आई शुड नॉट ब्लो माय ओन ट्रम्पेट, लेकिन ये सच है कि आई कैन रिकॉग्नाइज़ कि किसी का मानसिक स्वास्थ्य खराब है, किसी को मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, फ़ियर है, भय है या मूड स्विंग है, उसका स्लीपिंग डिसऑर्डर है, डिसीज़न मेकिंग कैसा है। तो ये सब हाथ का अध्ययन से पता चल सकता है। मतलब उसका हाथ का शेप, हाथ का जो आकार है, उसका उससे पता चल सकता है। ओके। आज का हम टॉपिक चालू करें, उसके पहले मुझे कुछ क्वेश्चन्स आपको पूछने हैं। जी, कुछ क्वेश्चन्स इन्फॉर्मेटिव है और कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ऐसे कह सकते हैं कि एक मिथ है, जी, क्योंकि ये चीज़ें हमने सुनी हुई है। जी, ऐसा कोई ये नहीं है कि हमने हॉर्सेस माउथ से सुना है कि हाँ, ये ऐसे ही रहता जी, है। जी, जी, ये जी, कहीं सुने बातें जी, हैं। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि जनरली ये कहा जाता है कि राइट हैंड लड़कों के लिए उनका फेट है और हुँ, लेफ्ट हैंड उनके स्पाउस का रहता है जी, एंड वाइस वर्सा जी, गर्ल्स के लिए रहता है। जी। तो क्या ये सच है? नहीं, ये पूरी तरह सत्य नहीं है। इसका कारण है कि मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैं चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, मैं दोनों हाथ देखता हूँ और इवन आपको हैरान लगेगा कि मैं हाथ का बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों देखता हूँ। हाँ, जब मैं आपसे हाँ, मिला था तभी आपने बैक साइड भी देखा था। हाँ जी। तब मुझे समझा नहीं कि आपने क्यों देखा? तो क्योंकि वो हाथ का जो आकार है, लोगों को क्या मालूम है? लोगों को मालूम है कि ये हस्तरेखा विज्ञान है, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं कि हस्ताकृति विज्ञान है। जैसे हाथ का आकार कैसे होता है, उसका बारे में लोगों को मालूम नहीं है, पता नहीं है। बेसिकली क्या है कि जैसे हस्ताकृति विज्ञान में हस्तरेखा शास्त्र को जब अध्ययन शुरू किया, तो मुझे पता चला कि ये 2 भाग होता है। 2 भाग में एक होता है हस्तरेखा विज्ञान, एक होता है हस्ताकृति विज्ञान। तो हस्तरेखा को देखने के लिए
सबसे पहले हम हस्त का आकृति देखते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कीरोगनोमी, क्या मतलब कहते हैं? कीरोगनोमी। किरोग्नोमी। हाँ, कीरोगनोमी मीन्स जैसे पाम, कीरो मीन्स ये एक एक्चुअली ग्रीक एंड लैटिन से शब्द आया है, जुड़ा हुआ है। तो जैसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रॉन मीन्स स्टार, नोमस मीन्स अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स ऑन द हेवनली बॉडी। इसी तरह हाथ का कैसे अरेंजमेंट है, कीरो मीन्स हस्त, नोमस मीन्स अरेंजमेंट। जैसे ऑटोनॉमी होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, नोमस मीन्स अरेंजमेंट। करेक्ट। ऐसे हाथ का अरेंजमेंट कैसा है, मतलब हाथ का अरेंजमेंट मतलब कि कैसे नाखून है, कैसे अंगुलियां है, कैसे पर्वतें हैं, और लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, हाथ पतला है, मोटा है, या हाथ जैसे हम हैंडशेक करते हैं तो कठोर लगता है या कोमल लगता है। तो ये सब को हस्ताकृति विज्ञान बोलते हैं। तो पहले उसको देखने के बाद फिर हम हस्तरेखा में आते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है परस्पर निर्भरशील होते हैं, मतलब इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे ओके। जनरली ये कहा जाता है कि लड़कियों का जो हाथ है उसकी जो लाइंस है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट रहती है, काफ़ी ज़्यादा डीप नहीं रहती है एज कम्पेयर टू मेन। ये भी सच है? नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। लोगों का ये धारणा जो है ना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि मैं ऐसे भी देखा हूँ कि जैसे पुरुष है तो पुरुष का हाथ जो है, हमारा एक हाथ का जो स्किन होता है, उस स्किन का एक अध्ययन है। तो स्किन जो है 3-4 प्रकार का आता है, जैसे कि एक होता है पिंक होता है, एक वाइट होता है, एक लिटिल मतलब थोड़ा सा येलोइश होता है, और थोड़ा ड्राई रूखा सूखा होता है। ये चारों स्किन का अलग अलग कैरेक्टर आता है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपको कोई हाथ का पिक्चर भेज दिया, या तो हम ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो उसमें दिख रहा है कि जैसे कि सपोज हल्का पीला है, तो ये अभी तक का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है लगभग 100% उसको लीवर का कोई समस्या है, जैसे कि हेपेटाइटिस हो सकता है, या तो फिर जॉन्डिस हो सकता है, एनी काइंड ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम दैट इज कनेक्टेड टू द लीवर। और मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा भी रहा है कि जैसे ओला उबर में हम जाते हैं तो हम बात करते करते ड्राइवर को भी पता चल जाता है कि भाई ये ज्योतिष है या पामिस्ट है, पाम रीडर है, तो मुझे पूछते हैं। तो एक बार ऐसे हुआ कि ओला का जो ड्राइवर मुझे पूछ लिया कि भाई मेरा बारे में कुछ बोलिए, मतलब पता चलने के बाद। तो मैंने उनका हाथ को देखा और उनका नेल से मैंने बताया कि आपका सब ठीक है लेकिन आपका स्वास्थ्य खराब है। तो मुझे वो बोलता है कि मैं 7-8 साल से ब्लड कैंसर झेल रहा हूँ। बाप रे। हाँ, तो ये चीज़ें भी पता चलता है। नेल्स, नाखून ऐसा है कि बीमारी भी पता चलता है और सटीक से पता चलता है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम सटीक कैसे बोल नहीं पाते, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। अब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो सिस्टम हमारा जो, जैसे मान लीजिए कि ये गले का जो सिस्टम है, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स है या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इसमें जैसे हमारा ईएनटी का जैसे टंसिल है, तो टंसिल है, टंसिल में बीमारी होगा तो टंसिलाइटिस होता है। करेक्ट। ठीक है, किसी किसी का टंसिल का प्रॉब्लम होता है तो उसको रिमूव करना पड़ता है, टंसिलेक्टोमी बोलते हैं। तो ऐसे ब्रोंकाइटिस होता है, ऐसे सांस का बीमारी होता है, लंग्स का, तो ये एरिया लेके ऐसे प्रॉब्लम होता है। तो वो नाखून, जब ये जो नाखून है, ये नाखून जब तोते की जो बीक होता है ऐसे थोड़ा सा झुक जाएगा ना, लगभग मैं अभी तक तो 99% मैंने देखा हूँ कि उनको गले का समस्या या ईएनटी का प्रॉब्लम या तो निमोनिया हो, लंग्स का प्रॉब्लम हो, ऐसे होता है। लेकिन कई ऐसे डॉक्टर भी है जो मुझे बोलते हैं उससे कार्डियक प्रॉब्लम भी होता है। तो हाँ, इसका मतलब है कि उनका मतलब थोड़े से झुके हुए नाखून रहते हैं। हाँ, नाखून झुके हुए रहते हैं। हाँ। तो उनको कार्डियक प्रॉब्लम होते हैं, ये डॉक्टर का ओपिनियन है। और लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जिनको भी बोला हूँ कि ऐसे ऐसे समस्या है तो मुझे कोई मना नहीं किया अभी तक। और जिनको बोला कि ये अगर बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तक मुझे हुआ नहीं है, बाई चांस तो उनको थोड़ी दिन में होता है, तो मैं उस समय में उनको ये सलाह देता हूँ हो सकता है तो आपका अगर कोई जैसे किसी चीज़ का लत लग गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिगरेट है या बाकी तम्बाकू है जो गले को नुकसान पहुंचा सकता है,
तो उसमें मैं सलाह देता हूँ कि भाई अभी समय आ गया, इसको थोड़ा कंट्रोल में करो, कंट्रोल में खत्म करो। कर दो। और बाद में देखा गया कि हुआ है, ऐसे हुआ है। मतलब कोरोना में हमने हाथों को सीरियसली लिया था, और हाँ। शायद तक ये एपिसोड के बाद लोग सीरियसली लेंगे हाथों को। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं जैसे बोलते समय आई हैव गॉट गुज बम्प्स, तो एक नितिन भाई, सॉरी नाम बोल दिया, तो एक भाई साहब है मेरा, बहुत करीब है, मुझे बहुत विश्वास करते हैं। तो मैंने उनको एक बार बोला कि आपका गले का समस्या का उसमें इंडिकेशन है, संकेत दिख रहा है। तो बोले कि हाँ मुझे पहले था बट अभी नहीं है। अब एक कोरोना में क्या हुआ कि ऑल ऑफ ए सडन उनका पत्नी जो है मुझे फ़ोन की, अब मुझे बोले कि अभी भाई साहब जो है हॉस्पिटल में है, तो उनको ऐसे ऐसे हुआ है और इन्फेक्शन हो गया है कोरोना का। तो आपको तो मालूम है कि कोरोना का मतलब कि वो लंग्स को अफेक्ट करता था, गले को अफेक्ट करता था, तो चेस्ट को अफेक्ट करता था। तो उससे प्रूफ हो जाता था कि भाई ये समस्या है। लेकिन ऐसा भी हुआ है क्योंकि ये एक ऐसे महामारी था कि ये ग्लोबल फेनोमेनन था, तो इसका कारण से जैसे अच्छे लोग जिनका नाखून सीधा भी है वो भी सफ़र कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है कि अगर नाखून डाउनवर्ड्स होता है थोड़ा सा आगे, तो फिर उसमें डेफिनेटली ये गले का समस्या या सांस का समस्या होता है। कोई ना कोई बोलता है कि भाई मुझे निमोनिया है या टंसिलाइटिस है या टंसिलेक्टोमी है, ब्रोंकाइटिस है, बचपन में बहुत प्रॉब्लम था अभी ठीक हो गया। कुछ बच्चों को होता है, बाद में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम उनका इतिहास जानने का कोशिश करते हैं, पूछते हैं, तो मानते हैं कि नहीं ये सब था। जैसे हम सनातन में मानते हैं कि किसी बच्चे का जब बर्थ होता है तो हम उसकी कुंडली बना देते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास में है, डेट हमारे पास में है, प्लेस भी है। तो ये कुंडली जो रहती है वो लाइफ लॉन्ग के लिए रहती है, क्योंकि ग्रहों का जो प्लानिटरी मोमेंट्स रहते हैं वो तो सेम रहने वाले आगे भी। क्या पामिस्ट्री में भी वैसे रहता है कि जब बचपन में अगर हमने किसी का हाथ अगर देख लिया है तो वो ऑल ऑफ द हिज लाइफ वो सेम ही रहेगा? ऐसा है, जहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि हस्ताकृति विज्ञान, जैसे व्यक्ति का चेहरा में परिवर्तन नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है, बट कहीं ना कहीं वो मैचिंग होता है। जैसे कि सपोज कहीं युवावस्था में जैसे दिख रहा था वो थोड़ा जैसे 50-55 हो जाता है तो मैचिंग होता है, ठीक है, वो स्किन का फर्क आ जाता है। हाथों में भी कैसा है कि बच्चे का हाथ है और वो हाथ ऐसे थोड़ा सॉफ्ट लगता है, धीरे धीरे वो जैसे बढ़ता है, उम्र बढ़ता है, तो उसका हाथ कड़क होता है, रफ होता है, करेक्ट। हाँ, तो हाथ का साइज आकार में भी वृद्धि होती है। तो उस केसेस में कैसा है कि हाथ का जो है आकार हम देखते हैं, हाथ का पीछे का आकार जो है वो कैसा है। मान लीजिए कि अंगुलियां लंबी है तो इसका मतलब है कि वो जो बच्चा है वो बड़ा रचनात्मक है, क्रिएटिव है। हाँ, जैसे आपकी लंबी फिंगर है, सृजनशील है। ये फिंगर कभी बढ़ती नहीं है बाद में। जैसे आपका लंबा है, मतलब आप जब स्कूल कॉलेज में थे, अभी भी आपका जैसे आप मीडिया में काम कर रहे हो तो आपका जैसे ये दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये आप आईटी, मीडिया, कंप्यूटर्स, एडवर्टाइजिंग, इस टाइप का जो सेक्टर में आप अच्छा काम कर सकते हैं। एंड यू हैव दैट काइंड ऑफ क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड, जो आपका सृजनशीलता है, रचनात्मक भावना है, आप इमेजिन करते हो और चीज़ों को जानने का आप में जिज्ञासा ज़्यादा है, आप एकदम अंदर घुस जाते हो, वो चीज़ आपका हाथ में दिखता है। तो कई बार हाथ वर्गाकार होता है, छोटे फिंगर होता है, जैसे आपका ये टेपरिंग फिंगर है। टेपरिंग फिंगर मतलब कोनिकल है, मोटा बेस में ये मोटा है, हाँ, और पतला होके आया है, ओके, ठीक है। तो ऐसे फिंगर को बोलते हैं कोनिक शेप ऑफ हैंड, इसको हिंदी में बोलते हैं शंकु आकार हाथ। और उसका एक पर्यायवाची है जिसको सिनोनिम बोलते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं बुद्धिजीवी वर्ग का हाथ। बुद्धिजीवी वर्ग मतलब जो बुद्धि बेच के जीवन चलाता है, ठीक है। और उसको हम कलात्मक हस्त भी बोलते हैं, क्योंकि अभी जैसे आप ये सब जो मीडिया का काम कर रहे हो, इसमें आपका कहीं ना कहीं
कलात्मक कुशलता निपुणता है, तो इसका कारण से आप अच्छी तरह से जैसे भी आप इसका निष्पासन कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपका हाथ का लक्षण है। और अगर वर्गाकार हो जाता है तो व्यक्ति सोचता नहीं है, वो करने वाला होता है, ठीक है। ओके। ऐसे होता है, आप सोचते हो, कल्पना करते हो, फिर उसको निष्पासित करने का, एग्जीक्यूशन करने का कोशिश करते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मतलब ज़्यादा सोचते नहीं, नहीं डायरेक्ट सोचने का क्षमता एक्शन नहीं पे। है, हाँ, डायरेक्ट ऐसा वो एक्शन ले लेते हैं। ओके। हाँ। जैसे मैंने बच्चे की बात की थी, तो बाय बर्थ ऐसे कौन से लाइंस रहते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम रहते ही है हाथों पे? हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोग अक्सर सोचते हैं कि ये रेखाएं जो है चेंज हो जाती है। वास्तव में हर रेखाएं चेंज नहीं होती है। जो हाथ में जो बड़े बड़े रेखाएं होती है, मेजर लाइंस बोलते हैं, वो 7 होते हैं, 7। तो ये जो 7 रेखाएं होती हैं, तो उसमें जैसे जीवन रेखा, लाइफ लाइन होता है, ठीक है। इसको, ये वाला जो है, इसको जीवन रेखा बोलते हैं। और ये जो है मस्तिष्क रेखा यानी हेड लाइन होता है। ये होता है हार्ट लाइन, हृदय रेखा बोलते हैं। ऐसा एक छोटा सा लाइन है, इसको सूर्य रेखा, सन लाइन बोलते हैं। ओके। एक फेट लाइन ऐसा आता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है फेट लाइन। हाँ हाँ। ये वाला जो है, ये फेट लाइन है, ये फेट लाइन है। ये मैरिज लाइन होता है, ठीक है। और एक लाइन इसमें मेरा हाथ में एकदम क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन वो एक, उसको मरकरी बुध रेखा बोलते हैं, स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। ये मेजर 7 लाइन जो है ना, वो चेंज नहीं होते हैं, वो हमेशा वैसे रहते हैं। हाँ, तो ये प्राइमरी लाइंस होते हैं, मेन लाइंस। और फिर कुछ लाइंस होते हैं सेकेंडरी लाइंस, ठीक है। फिर होते हैं इन्फ्लुएंस लाइंस होते हैं, वो आते जाते हैं, स्मॉल लाइंस, जिनका नाम कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे एक आपको एक मतलब पामिस्ट्री का सच्चाई जानने के लिए, मैं, कोई भी एक लेमैन होता है ना, तो अगर वो हाथ को देख लेता है, अगर मान लीजिए कि एकदम हाथ का ऊपर जाली जैसे लाइन्स है, मतलब नेटवर्क्स ऑफ लाइंस, तो एकदम जिगजैग है, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति का जो है ध्यान जो है केंद्रित नहीं है। ओके। ध्यान केंद्रित नहीं है, मतलब वो पूरे हाथ पे रहने चाहिए। पूरा हाथ में अगर वो रेखा, ये जन्मजात होता है, ठीक है। और कई बार ऐसा है आनुवंशिक यानी जेनेटिक रहता है। तो अगर वो हाथ में ऐसे आ गया कि जाली हो गया और यहाँ पे मतलब एकदम ग्रिल हो गया, हाँ, नेटवर्क्स ऑफ लाइंस, जिगजैग, जिसका नाम निकालना जो हस्तविद होता है, जो पामिस्ट होता है, उसको भी बोलना कि मुश्किल हो जाता है कि कौन सा लाइन है। तो उस केसेस में क्या होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, उसका फोकस जो है वो केंद्रित नहीं है। डिसीजन मेकिंग जो है, ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़ मुझे आपसे ये पूछनी है कि जैसे हमारी तर्जनी है और अनामिका है, सपोज इसकी लेंथ जो है, सपोज तर्जनी अनामिका से लंबी है या फिर छोटी है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पामिस्ट्री सच है या झूठ है या ऐसे ही चल रहा है, उसको जानने के लिए एक मतलब एक आई कैन से कि ये मतलब ये सबूत है, प्रूफ है। इसको सत्यापित करने के लिए आपको पता चल जाएगा कि अगर तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर, फोर फिंगर, ये अगर अनामिका यानी रिंग फिंगर से बड़ी है, तो इसका मतलब है कि द पर्सन इज हैविंग वेरी गुड मैनेजरियल स्किल, लीडरशिप स्किल, कमांडिंग बहुत ही अच्छा है। और उनका मतलब कि इवन ऐसे लोग बिना अनुभव से, बिना अनुभूति से, इनको कोई काम दे दो, वो करने के लिए तैयार रहते हैं, काम को डरते नहीं है, और वो काम करवाने वाला होते हैं और करने वाले नहीं होते हैं, और परफॉर्मर होते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में कैसा होता है, उनका जो इंडेक्स फिंगर बड़ी हो जाती है, तो उसमें थोड़ा मतलब ईगो आता है। ईगो भी 2 प्रकार का होता है, मतलब जैसे कि हम इसको बोलते हैं ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट। जहाँ पे टी लग गया, इसका मतलब मैं सब कुछ कर दिया। ओके। और ईगोइस्ट मतलब मैं हूँ, ऐसा।
हम आगे बढ़े, स्क्रीन की तरफ बढ़े, उसके पहले मुझे एक पूछना है आपसे कि थंब एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है पैमिस्ट्री के हिसाब से भी, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत मतलब इससे मुझे भी बहुत दिलचस्पी लग रही है और आपको भी सुन के अच्छा लगेगा और जो मित्र लोग देखेंगे भी उनको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो अंगूठा है, अंगूठा का बहुत पौराणिक रहस्य भी है, आपको मालूम है। जैसे द्रोणाचार्य ने अंगूठा काट लिया था, आपको याद होगा। करेक्ट। ठीक है, मतलब काट तो नहीं लिया था, इनको दक्षिणा का रूप में मांगे थे। पामिस्ट्री में क्या होता है कि ये विल पावर, इच्छा शक्ति बताता है। तो इसका मतलब है कि अंगूठा अगर मजबूत है, उसका लंबाई अच्छा है, मोटा है, तो इसका मतलब है उसका पास इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छा है, मतलब काम करने वाला है। वो कामचोर नहीं हो सकता है, देहचोर नहीं हो सकता है। देहचोर मतलब जो शरीर को कंफर्ट देने वाला, ऐसा है। तो अंगूठा का ऐसे रोल है। मैं उसको, मेरा एक संभवतः मेरा परिभाषा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बोलता हूँ। अंगूठा कहीं ना कहीं अग्नि तत्व का साथ इसका संबंध है। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व मतलब कि हमारा शरीर में अग्नि तो है ही, क्योंकि शरीर चलता है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं है। तो इसमें जैसे कि लीडरशिप है, हम भागते हैं, हम दौड़ते हैं, हम क्रोध करते हैं, ये सब अग्नि तत्व है। हम जितना फोर्सफुली लोगों को कमांड करते हैं या गुस्सा करते हैं तो हमारा काम हो जाता है, तो क्योंकि इतना पावर आता है ना। तो इसका कहाँ से है, अंगूठा का साथ इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं अग्नि तत्व है। अंगूठा जितना मजबूत होगा उतना विल पावर उसका पास रहेगा। और अंगूठा का भी ये भी है कि अगर पतला हो जाता है तो इच्छा शक्ति का कम हो जाएगा। और जैसे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल। एक होते हैं जैसे सेल्फ स्टार्टर होते हैं, जिनको कुछ कहना नहीं पड़ता है, वो अपने आप सब कर लेते हैं। करेक्ट। ठीक है। और एक होते हैं नॉन स्टार्टर। उनको चाहे आप कितना भी एडवाइस सलाह दो, एडवाइस करो, मारो पीटो, कुछ नहीं होने वाला है। एक और होते हैं जो पुश स्टार्टर होते हैं, वो पुश करने से ही करते हैं। करेक्ट। ठीक है, एक स्टार्ट लगता है इंजन। हाँ। तो ये होता है कि 3 प्रकार का लोग होते हैं, ये अंगूठा से पता चल जाता है। ठीक है। अंगूठा का हस्तरेखा में बहुत बड़ा रोल है। अंगूठा खाली, अगर मान लीजिए 2 प्रकार का अंगूठा, जैसे इंसान का चेहरा होता है, एक हैंडसम चेहरा होता है, एक अगली चेहरा भी होता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग चेहरा होता है। करेक्ट। तो ऐसे अंगूठा का भी बनावट है। अंगूठा अगर देखने में असुंदर हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब द पर्सन विल हैव नो इंटेलेक्चुअलिटी। उसमें कहीं ना कहीं बुद्धि का कमी हो जाएगी, प्रज्ञा की, ज्ञान की कमी हो जाएगा, ऐसा है। तो एक सिंबल जैसे मैं आपको छोटा सा नॉट सेल में बता रहा हूँ इन शॉर्ट, कि अंगूठा अगर जैसे ये अंगूठा है, ये अंगूठा का ये जो पार्ट है, ये अगर वेस्ट सब जैसे कमर की शेप हो जाए, दब जाए यहाँ, तो व्यक्ति का इंटेलेक्चुअलिटी यानी बुद्धि कम हो जाएगा। ओके। हाँ, ऐसा है। तो अंगूठा का बहुत बड़ा रोल है। और आपने कभी अगर अंगूठा ऐसे देखा होगा कि जो अंगुलियां का जो पोर होते हैं, जैसे इसको इंग्लिश में फैलेंज बोलते हैं, जैसे हमारे ये अंगुलियां है, 1 2 3 देयर आर 3 फैलेंजेस। अंगूठा का 2 है। ठीक है। तो ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा में जो फर्स्ट पार्ट कभी कभी बड़ा मोटा होता है, नाखून छोटा होता है। करेक्ट। हाँ। इसका सबसे लाइव एग्जाम्पल, जो जीवंत उदाहरण है, वो हॉलीवुड हीरोइन, अगर आपने सुना होगा मेगन फॉक्स का नाम। करेक्ट। तो मेगन फॉक्स थंब अगर आप मारोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि अंगूठा छोटा है। और ऐसे लोग बड़ा हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब वायलेंट हो जाते हैं, गुस्सा, उनको क्रोध बहुत ज़्यादा आ जाता है। एक लास्ट इसमें हम इंफॉर्मेशन में ले लेंगे एक सवाल कि जैसा आपने कहा था कि आप दोनों हाथ देखते हो, तो पर्टिकुलरली राइट हैंड में आप क्या देखते हो और लेफ्ट हैंड में क्या देखते हो आप?
देखिए, पहले तो हम जब पुस्तक हस्तरेखा का शास्त्र जब नहीं पढ़े थे, जहाँ हम सुनते थे कि राइट हैंड पुरुष का और लेफ्ट हैंड जो है महिला के लिए। करेक्ट, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हाँ, तो ये कैसे चल रहा है, लेकिन एक्चुअली वो सच नहीं है। और हमने बुक में पढ़ा कि ये लेफ्ट हैंड जो है वो आनुवंशिक आता है, जो आपका कैरेक्टर है आप पिता माता से लाए हैं। मतलब कि जैसे कि सपोज आपका हाथ में देख रहा हूँ कि आप क्रिएटिव हो, तो इसका मतलब है कि आपका पिता या तो माता, ये दोनों में से कोई एक था। करेक्ट। ठीक है, कोई एक थे, सॉरी। हम्म, तो इसके लिए वो कैरेक्टर आपने इनहेरिट किया है। ठीक है, दैट्स ट्रू। ये जेनेटिक कैरेक्टर है। तो इस तरह हाथ अगर छोटे हो जाते हैं तो वो भी जेनेटिक होते हैं, इसका मतलब घर वाले भी ऐसे कोई थे। ठीक है, अभी लेफ्ट राइट का जैसा है कि मैंने देखा कि मैंने दोनों हाथ का देखता हूँ। जैसे कि सपोज हम राइट हैंड में देखते हैं कि व्यक्ति बड़ा स्पष्ट बोलने वाला है, कर्कश बोलने वाला है, मतलब कठोर बोलने वाला है। ठीक है, उसका बोली पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो राइट में है तो हम बोलते हैं कि भाई यू आर वेरी आउटस्पोकन, यू स्पीक स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड यू डोंट थिंक कि समबडी इज थिंकिंग समथिंग, कि क्या सोच रहा है ये सब सोचते नहीं हो। ठीक है, ये राइट हैंड में है, इसका जेनेटिक का साथ या आनुवंशिक चरित्र का साथ कोई संबंध नहीं है। अब वो लेफ्ट हैंड में जब आता है तो वो तो हेरिडिटरी है ही, जेनेटिक है। तो उसको हम जब बोलते हैं कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर है, वो सामने वाला हाँ भी करता है। तो मेरा अनुभव ऐसे रहा है कि हम दोनों हाथ देखते हैं, जब कैरेक्टर हम स्टडी करते हैं तो लगभग दोनों का कैरेक्टर जो है ना, दोनों से हम स्टडी करते हैं लगभग एक ही है। लेफ्ट राइट में ऐसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर राइट में कुछ चीज़ें आया है तो वो भी हेरिडिटरी होता है, मेरा ये एक्सपीरियंस है ऐसा है। ओके, तो ये हम अभी देख रहे हैं कि इमेज है हाथ का। ये जो फिंगर के पार्ट्स है, 1 2 3 1 2 3, इनको क्या कहते हैं और इनका इम्पोर्टेंस क्या है? हाँ, ये जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि अंगुलियों का पोर होता है, इसको इंग्लिश में फैलेंज बोलते हैं। तो 3 फैलेंज होते हैं। तो 3 में जैसे सबसे पहले वाला जो है वो होता है ऐसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो ये जो होता है, तो इसमें कैसा होता है कि फर्स्ट पार्ट जो होता है वो बोलते हैं मेंटल वर्ल्ड। इसका मतलब व्यक्ति का, मनुष्य का मानसिक स्थिति का बारे में पता चलता है। और ये जो है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि ये हस्ताकृति विज्ञान कीरोग्नोमी का एक हिस्सा है। पहले अगर ये लंबा हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसका मेंटल कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छा है। और सेकंड पार्ट जो है वो होता है मटेरियल वर्ल्ड। जैसे अगर वो लंबी होती है तो चाहे वो उसके पास, व्यक्ति का पास मानसिक कुशलता, क्षमता या सामर्थ्य या योग्यता कुछ है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका पास आर्थिक सुविधाएं रहेगी और सारे भौतिक सुविधाएं भी रहेगी। ऐसा है। बात है। तो जैसे कई बार हम देखते हैं कि भाई ये तो फूल बेचता है लेकिन उसका पास 2-3 फ्लैट्स है, फॉर एग्जांपल। कोई खाने का दवा बेचता है लेकिन उसके पास 2-3 फ्लैट्स है, गाड़ियाँ है, ये सब है। तो वो भी ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब है उसका जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा लंबी है। यहाँ पे कंपैरिजन में देखना पड़ता है। और जो फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट अगर लंबा है तो हाँ, ओके। तो फिर लास्ट पार्ट जो है उसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट का। उससे व्यक्ति का जो प्रवृत्ति है पता चलता है। प्रवृत्ति कैसा है, जैसे हमारा एक मन की बात होता है, हम मन को लेके चलते हैं। हम जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इस बीच में हो सकता है कि आपका मन और कहीं चला गया, मेरा मन भी और कहीं चला गया। या तो हमें कभी कभी हमें गुस्सा आता है, हम अपना इंस्टिक्ट को लेके हम एक्शन ले लेते हैं। हमारा पास अगर प्रज्ञा नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो हम वो इंस्टिंक्ट का हिसाब से या माइंड का हिसाब से, मन का हिसाब से चलते हैं। तो ये थर्ड पार्ट बताती है। अगर वो लंबी हो जाती है तो इसका मतलब है कि उसका जो है वो कोई भी काम करने से पहले वो उसका जो इंस्टिंक्ट है उसको ना देखते हुए जो इसका जो प्रज्ञा है उसका ऊपर
वो काम करता है, ऐसा है। मतलब फिर यहाँ पे भी मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा कि ये लंबी है कि नहीं है उससे। हाँ, लेकिन ऐसा कैसा है कि ये एक पार्ट है, मतलब जैसे बीमारी को जानने के लिए मेडिकल साइंस में कैसे होता है कि एक तो लक्षण सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स में डॉक्टर पहले बोलते हैं कि भाई आपको ये बीमारी हो सकता है, उसको मतलब परफेक्टली करेक्टली डायग्नोसिस करने के लिए आजकल जैसे टेक्नोलॉजी सब आ गया, तो फिर कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं पहले एक्सरे कर लो, फिर सोनोग्राफी कर लो, या एमआरआई कर लो, सीटी स्कैन कर लो, ऐसे बहुत सारे चीज़ बोलते हैं। उसका बाद क्या है कि वो पक्का हो जाता है कि भाई ये बीमारी है। ठीक है, हमारा भी इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने ये 2-3 चीज़ बोला कि मटेरियल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड, इंस्टिंक्ट, ये तीनों चीज़ बोलने का बाद फिर यहाँ पे सवाल आता है कि हस्ताकृति विज्ञान का जो हाथ का आकार है, स्किन है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ हाथ से भी पता चलता है उसका। जैसे हम आगे चल के शायद पर्वतों का चर्चा करेंगे, तो लेकिन इसको नहीं भी देखेंगे तो भी होता है, पता चल जाता है, बट वो हिसाब से वो बन के ही आता है। मतलब कि ये पार्ट जो है छोटा होगा या बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली वो बन के आता है, ऐसा है। हमारे राइट हैंड का जो थंब का ये पर्टिकुलर जो पार्ट है, जिसको आई गेस आई भी कहते हैं, आई शेप का जो ये रहता है फोल्ड, हाँ ये तो हाँ, इसका कुछ जैसा आपका हाथ का अंदर ऐसे एक रेखा दिख रहा है कि आइज टाइप का दिख रहा है, करेक्ट, हाँ, वो एक्चुअली उसको बोलते हैं आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, वो हाथ का ऊपर किसी भी रेखा का ऊपर अगर हो जाती है तो वो नुकसानदायी होती है। ठीक है, लेकिन ये सिंबल अगर अंगूठा का ऊपर आता है तो वो बेनिफिशियल होता है। मतलब कि अंगूठा का ऊपर होता है तो इसका मतलब है कि द पर्सन बिलोंग्स टू एन इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल, उसका पास शिक्षा का ज्ञान की कमी नहीं होगा, नॉलेजेबल होगा और उसका प्रज्ञा अच्छे से काम करता है, ऐसा है। आइलैंड सिर्फ अंगूठा में, थंब में ही काम करता है अच्छा। बाकी अगर वो मस्तिष्क रेखा का ऊपर आ गया तो मेंटल इलनेस होगा, अगर लाइफ लाइन का ऊपर आ गया तो स्वास्थ्य खराब होगा, अगर भाग्य रेखा का ऊपर आ गया तो मतलब कि भाग्य का विडंबना होगा कि कहीं विपत्ति आ गया, आपदा आ गया, संकट आ गया, ऐसे हो जाता है। ओके, मतलब अच्छा, तो इनिशियली तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो देखे लेकिन साथ में अपना हाथ भी देखे, ताकि वो भी समझ पाए कि कहाँ पे क्या हो रहा है उनके लाइफ में। जी। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी जैसे ये सर्कल्स है जिसको पर्वत कहते हैं, ओवल्स है, क्या है ये? जैसे पर्वत मतलब कि ऐसे इंग्लिश में इसको माउंट्स बोलते हैं। कुछ देर पहले आपने पूछा था जैसे बच्चा पैदा हो जाता है उसका ग्रहों का पोजीशन रहता है, मतलब ग्रहों का पोजीशन क्या होता है, ये एक प्लानेटरी जो प्लेसमेंट है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म का समय में महाकाश में कैसे ग्रहों का स्थिति है वो कुंडली में बन के आ जाता है। ठीक है, अब हाथ में ग्रह रहते हैं नहीं रहते हैं ये एक सवाल है जो लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन ये जो पर्वत बोलते हैं ना, ये एक्चुअली ग्रहों का पर्यायवाची है। ठीक है, ग्रहों का पर्यायवाची है, उसको माउंट्स बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पर्वत बोलते हैं, और इसका सिनोनिम जो है ना ग्रह बोलते हैं। इसलिए जो पर्वतों का नाम कैसे रहेगा, नामकरण जो किया गया है वो कैसे किया गया है कि जैसे ये तर्जनी है, ठीक है, तर्जनी का ठीक नीचे का जो हिस्सा है ये है गुरु पर्वत, इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। ये जो मिडिल फिंगर का जस्ट नीचे का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं शनि पर्वत, सैटर्न माउंट, और इसका नीचे जो होता है ये सूर्य का पर्वत होता है, इसको बोलते हैं सन माउंट्स, और ये जुपिटर ये मरकरी का होता है, बुध का होता है। तो ये एरिया जो है बुध माउंट्स होता है। मतलब कि ये देखो जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, और सन हो गया, मरकरी हो गया, तो प्लैनेट हो ही गए ना। अब ये जो शुक्र का जो प्लेसमेंट होता है ये होता है। अच्छा, ये एरिया जो है थंब का नीचे जो उभरा हुआ जो क्षेत्र है उसको शुक्र का क्षेत्र यानी वेनस माउंट्स बोलते हैं। अब उसी का अपोजिट में ये जो पार्ट है ये जो है उसको मून बोलते हैं। ठीक है, ये चंद्रमा का क्षेत्र है। अब ये इसका जो बीच में जैसे ये हार्ट लाइन गया है
और ये जो हेडलाइन है इसका बीच वाला जो एरिया है इसको मार्स बोलते हैं। और ये होता है नेगेटिव मार्स, ये होता है इसका जस्ट अपोजिट में पॉजिटिव मार्स होता है। ओके। तो पॉजिटिव मार्क्स का मतलब है कि हमारा पास जो है ना, हम बोलते हैं ना, द पर्सन इज वेरी करेजियस, बड़ा हिम्मत वाला है, इसके पास साहस है। मार्स मतलब मंगल। मंगल। तो कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि व्यक्ति बड़ा हिम्मत वाला है, उसका पास साहस है, ठीक है, एडवेंचर भी लेता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास मेरा हिसाब से दो प्रकार का साहस होता है, हिम्मत होता है। एक होता है मेंटल करेज, एक होता है फिजिकल करेज। करेक्ट। ठीक है। और मेंटल करेज में ऐसा होता है कि जो कि आत्मविश्वास का ये हिस्सा है, ठीक है, लड़ाई नहीं करेगा लेकिन मेंटल करेज है, लोगों को डील करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जनरली थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होता है। और एक होता है कि फिजिकल करेज, वो फाइट कर लेगा, वो डरेगा नहीं कि भाई मुझे इंजरी हो जाएगा या कुछ मार्केट में हम जा रहे हैं, लोकल ट्रेन में जा रहे हैं, कुछ लड़ाई हो जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, वो नहीं सोचेगा, वो लड़ाई कर लेगा, जो हो जाएगा वो देख लेंगे। हाँ, देख लेंगे। तो उस केसेस में कैसा होता है, जो ये वाला एग्रेशन मार्क्स, जो पॉजिटिव मार्क्स होता है, वो थोड़ा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। तो इसके लिए वो मतलब थोड़ा सा ऊपर रहता है, लिफ्टेड रहता है। हाँ, थोड़ा लिफ्टेड रहता है। ओके। तो वो फिर क्या होता है कि वो इंटेलेक्चुअलिटी यूज नहीं करता है। जनरली क्या होता है कि एक्चुअल करेजियस लोग ऐसे होते हैं जो बुद्धि से काम करते हैं। करेक्ट। इतना सारे जैसे हमारा युद्ध हो रहा है पौराणिक समय से, रामायण युग से, महाभारत युग से अभी भी चल रहा है, तो वो सब बुद्धि से होता है ना, इंटेलेक्चुअलिटी से होता है, इसे बल से तो नहीं होता है। बराबर। ठीक है। तो ये मंगल का ये है। और मंगल का साथ यहाँ पे भी एक चीज है कि जैसे थोड़ी देर पहले अंगूठा का बारे में बात किए थे, अग्नि तत्व, मंगल अग्नि का कारक है। तो गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि इसका अग्नि बड़ा पावरफुल है। ठीक है। तो ये सब जो आप बता रहे हैं, ये पर्वतों का ये सब इंडिकेशन है। ये पर्वत कैसे होते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था कि ये अगर इफ द फिंगर, आई मीन इंडेक्स फिंगर, इफ इट इज टलर देन द रिंग फिंगर, अगर बड़ी हो जाती है तो उसमें जैसे मैंने बोला था कि इसमें अहंकार आएगा, घमंड आएगा, गर्व आएगा, तो फिर वो इसमें लीडरशिप का जो क्षमता है वो ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे ये फिंगर देखते समय ना ये जुपिटर को भी देखना चाहिए। तो जुपिटर अगर ज़्यादा उभरा हुआ रहेगा तो इसका मतलब दिस इज एन एडिशनल एडवांटेज टू प्रेडिक्ट दैट कि यू आर ए परफेक्ट इगोइस्टिक पर्सन। तो लाइन्स हमें दिख रही है, ये कौन कौन से एक बार बता दिए? आपने बताई थी लेकिन फिर भी एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ, बता दीजिए। ये जो लाइन्स है, मैंने आपको जैसे बोला था कि मेजर 7 लाइन्स होते हैं, 7 लाइन्स होते हैं। तो जैसे कि ये पहले मैं यहाँ पे मेरा हाथ दिखा रहा हूँ कि ये जो है ना, ये लाइफ लाइन है ना, ये जो है हेड लाइन है, ये मंगल का क्षेत्र से लेके ये हाथ का दूसरे तरफ गया है, और ये हृदय रेखा है, हार्ट लाइन है। ठीक है। और ये जो लाइफ लाइन से जो रेखा निकल के जा रही है, ये भाग्य रेखा है, फेट लाइन है। ओके। एक रेखा यहाँ पे सन लाइन है, सूर्य का रेखा है, ये मैरिज लाइन है, ऐसा है। और कई सारे माइनर लाइन्स है जो इसमें आपने दिया नहीं है। ठीक है। और मेरा हाथ में भी नहीं है, कई लोगों का हाथ में आता है, कई लोगों का हाथ में नहीं आता है, ऐसा है। ओके। तो हम चालू करते हैं जीवन रेखा से। तो मैं आपने पूछना चाहूँगा कि बेसिक से स्टार्ट कर दीजिए कि जीवन रेखा क्या होता है। तो जैसे जीवन रेखा होती है, जीवन का मतलब लाइफ। ठीक है। तो लाइफ बोले तो एक बहुत बड़ा नोमेनक्लेचर है, टर्मिनोलॉजी है। तो उसमें कैसा है कि जैसे हम जीवन जीते हैं, किसके लिए जीते हैं? अपने लिए भी पहले तो जीते ही है। करेक्ट। साथ में घर में जैसे बच्चे हैं, पत्नी है, हम भाई बंधु कुटुंब का साथ रहते हैं। ठीक है। ये एक हमारा जीवन का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त हमको जीवन में भौतिक सुख भी, भौतिक सुख का भी आनंद लेना है। साथ में हमारा पास आध्यात्मिक सुख भी रहना चाहिए। यही है जीवन। ठीक है। और फिर स्वास्थ्य,
करेक्ट। ठीक है, हेल्थ रहेगा तो आपको आध्यात्मिक सुख मिलेगा, आपको भौतिक सुख मिलेगा, आप जीवन का आनंद पूरी तरह से उठा सकते हैं। तो कौन देता है? लाइफ लाइन देता है, जीवन रेखा। तो अगर जीवन रेखा एकदम मजबूत होके हाथ में रहता है और उसमें कोई टूटा फटा नहीं रहता है या कोई चेन्स नहीं रहता है, चेन जैसे जंजीर हो जाता है ना, वो नहीं होना चाहिए, या तो कोई आइलैंड नहीं होना चाहिए, तो एकदम पतला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है। तो जीवन रेखा बेसिकली स्वास्थ्य और आयु के बारे में बोलता है। तो जीवन रेखा मजबूत और लॉन्ग होने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आयु भी बढ़िया बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ऐसे केसेस में हम जब जीवन रेखा का स्वास्थ्य के बारे में विश्लेषण करते हैं तो हम जरूर नाखून भी देख लेते। करेक्ट, जैसे आपने हाँ। इनिशियली कहा था। नाखून से जैसे प्रॉब्लम होता है, हम्म। जैसे गले का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, बाकी हेल्थ लाइफस्टाइल डिजीजेस भी पता चलता है। जैसे नाखून में एक रिजेस आता है, लाइंस, वर्टिकल लाइंस, ऐसे होने से लाइफस्टाइल डिजीज होने का चांसेस है। जैसे लाइफस्टाइल डिजीज में आजकल जैसे डायबिटीज है ज़्यादा, ओके, टाइप 2 डायबिटीज, हाँ। ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम होता है, तो उससे पता चल जाता है। अगर हम देखते हैं तो सामने वाले को हम बोल देते हैं कि भाई अभी आपको थोड़ा सा अगर किसी भी प्रकार का एडिक्शन है तो उससे दूर रहो, जैसे नशा है तो दूर रहो। तो लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा को हम जब देखते हैं तो हाथ का सॉफ्टनेस, हार्डनेस भी देखते हैं। ये एक प्रूफ हो जाता है कि जब हाथ अगर मजबूत होता है हैंडशेक करते समय, तो इसका मतलब है द पर्सन इज हैविंग वेरी गुड इम्यूनिटी। उसका बीमारी का साथ, रोग का साथ लड़ने का क्षमता बहुत ज़्यादा है। उसको बीमारी तो आएगा लेकिन जल्दी भाग जाएगा। ठीक है, वो बीमारी में भी काम कर लेगा, ऐसा है। लेकिन अगर हाथ सॉफ्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसका जो इम्यूनिटी है ये बहुत कम है। जिसकी जीवन रेखा अगर लंबी है तो आपने बता दिया, अगर लेंथ ज़्यादा है तो, लेंथ कम है मतलब मीडियम है, शॉर्ट है, या फिर ऐसा होता है कभी कि रहती नहीं है, ऐसा कभी होता है? नहीं, जीवन रेखा ऐसा मेरा पामिस्ट्री का कैरियर में ऐसा हमने नहीं देखा कि कभी उसमें बिल्कुल जीवन रेखा नहीं, ऐसा हमने देखा नहीं है अभी तक। ठीक है, जीवन रेखा छोटी मिलते हैं, एकदम छोटी छोटी, मतलब छोटा है यहाँ तक। कई बार ऐसे भी लोग आजकल कैसा है कि इंफॉर्मेशन ओपन है, तो बिकॉज ऑफ दिस लोग क्या करते हैं कि पढ़ लेते हैं और यूट्यूब में देख लेते हैं, तो फिर परेशान होते हैं। कोई पत्नी अगर देख ली कि पति का लाइफ लाइन छोटा है तो डर जाते हैं। ऐसे भी मेरे पास केसेस आए हैं। तो लेकिन ये छोटे का मतलब नहीं कि उसका मौत हो जाएगा। तो उसमें कैसा आता है कि लाइफ लाइन जैसे यहाँ आया, इसका एक साथ में के एडिशनल लाइन आता है मंगल रेखा। ठीक है, तो मंगल रेखा इसमें, इस हाथ में मेरा मंगल रेखा पतला लाइन है, हाँ। जो थोड़ा सा विजिबल नहीं है बट है, एक रेखा है पतला, हाँ। ठीक है, तो वो सपोर्ट लाइन, सिस्टर लाइन होता है। साथ में कई बार जो भाग्य रेखा होता है, फेट लाइन होता है, वो लाइफ लाइन का साथ साथ चलता है। तो अगर नीचे यहाँ से कहीं ब्रेक है, वो यहाँ से उठ के जा रहा है तो वो सपोर्ट करता है, ऐसा है। तो इसका मतलब नहीं कि लॉन्जेविटी जो है कम हो जाएगा, लेकिन अगर व्यक्ति चेष्टा करे यानी कोशिश करे तो मेरा हिसाब से वो आयु को भी थोड़ा बढ़ा सकता है। हाँ, इच्छा शक्ति से। मतलब अक्सर क्या होता है, मृत्यु बोल के भी आता है, कभी कभी नहीं आता है, जो अकाल मृत्यु, जो प्रीमेचर डेथ होता है, जैसे हम जा रहे हैं और अचानक गाड़ी पीट दिया, ठीक है, ये अलग चीज़ है। लेकिन मृत्यु जब आती है तो हम उसको, जैसे हम खान पान ठीक कर देते हैं, हमारा जो जीवनचर्या, दिनचर्या, ये सब ठीक कर देते हैं। कई बार ऐसे हो जाता है कि मृत्यु को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि हमारे पास आते हैं तो नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूँ कि नहीं बोलना चाहिए। इसका कारण है क्योंकि एक सबका एक मानसिक मन का स्थिति रहती है। करेक्ट, ठीक है। अभी जैसे एक समय में हम बड़ा कॉन्फिडेंट है, एक समय में हम इनकॉन्फिडेंट है, हमारा आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। तो जब एक दुर्बल मुहूर्त आता है
या दुर्बल दुर्बल क्षण आता है तो हमारा मनोस्थिति जो है कमज़ोर हो जाता है। तो उस समय में अगर हम उसको मौत के बारे में बोलेंगे तो नेचुरली उसका थोड़ा डर करेक्ट। आएगा, भय आएगा, फोबिया आएगा, फियर आएगा। तो उस केसेस में हम इसको प्रीफर नहीं करते हैं। मौत तो देखो एक इसको बोलते हैं ध्रुव सत्य है जो होने वाला है। उसके लिए हर व्यक्ति को भविष्य के लिए तैयार होना चाहिए और डर नहीं होना चाहिए, ऐसा है। जैसे आपने ये लाइन्स के बारे में बताया, इसमें और एक चीज़ रहती है कि अगर जीवन लाइन में अगर ब्रेक्स हुए हैं कहीं ना कहीं, मतलब छोटे छोटे लाइन्स उसको टच करके जा रही है, तो उसका मतलब क्या रहता है? देखिए जीवन रेखा का अम, 2 प्रकार का यहाँ पे है। अगर मान लीजिए ब्रेक है, ठीक है, कट गया है बीच बीच में, ऊपर से नीचे तक आया और बीच बीच में कटा हुआ है, ऐसा ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब बीच बीच में स्वास्थ्य खराब होने का संभावना है। मतलब मेजर इश्यूज? मेजर इश्यूज होगा अगर दोनों हाथ में है तो मेजर इश्यूज है। डिसाइडिंग फैक्टर जो है ना दोनों हाथ को देख के ही होता है, ओके। ठीक है। अगर वो चेन भी हो गया, जंजीर हो गया तो भी होगा। तो और कई बार कैसा होता है कि यहाँ से ऐसे हॉराइजेंटल लाइंस जाता है, लाइफ लाइन को क्रॉस करता है। ऐसे लाइंस जो है इसे डोमेस्टिक प्रॉब्लम होने का संभावना रहता है। जैसे घरों में लोगों का जमीन जायदाद का समस्या है, बाकी लड़ाई झगड़ा, इट हैपेंस ओवर द पेटी मैटर्स, छोटे मोटे घटनाओं का कारण से होता है। करेक्ट। अगर किसी का हमें लाइफ जानना है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है वो पर्सन की, तो ये हम जान सकते हैं? जान सकते हैं। अगर जीवन रेखा लंबी हो गई, मतलब एकदम फूल है, यहाँ से आके एकदम नीचे तक आया है, तो इसका मतलब लंबी आयु है। लेकिन यहाँ पे आयु का हिसाब जो है ना 3 प्रकार का होता है। ये बराहमिर जो है चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य का राजसभा में वो मंत्री भी थे और ग्रह विज्ञानी भी यानी एस्ट्रोनॉमर भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे। उनका द्वारा लिखी गई पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है जो कि बृहत संगीता है और बृहत जातकम है। अच्छा। उन्होंने बृहत जातकम का बारे में लिखते समय वो 3 प्रकार का आयु बोले हैं। एक अल्पायु, एक मध्यायु, एक पूर्णायु। तो अभी कलयुग में जो है पूर्णायु मतलब कि उनका हिसाब से 72 ईयर्स होना चाहिए। करेक्ट। 72 ईयर्स अगर हो गया तो इसका मतलब वो सारे जीवन का जो सारे सुख, नाम, यश, ख्याति, प्रसिद्धि सब उसको मिल गया, कर्म खत्म हो गया। उसका आगे अगर वो 80 साल जीता है, 90 साल जीता है, कई बार लोग ऐसे सेंटेनरियन होते हैं जो 100 साल जीते हैं, ठीक है। तो अभी तुलसीदास जी देखो 111 साल जिए थे, ठीक है, तो वो सेंटेनरियन है। तो ये दीर्घायु योग होता है। मध्यायु योग जो करीब 52 ईयर्स का आसपास गुजर गए। अल्पायु मतलब जो 32 साल पहले गुजर गए, ये होता है। तो ऐसे बता सकते हैं, लेकिन जो कम उम्र, जैसे अगर कोई संकेत या कोई चिन्ह मिल जाता है, सिंबल मिल जाता है कि कम उम्र में जाने वाले, तो लगभग हम बोलते नहीं है। स्वास्थ्य खराब होने का नाम में हम बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि स्वास्थ्य का सुधार की ज़रूरत है। ओके। इसमें अगर आपको कोई रेमेडी देनी है तो फिर आप क्या देते हो? रेमेडी में जैसे मेरा एक अलग तरीका है। ये अपना हिसाब से एक तरीका है कि जैसे कि मैं समझता हूँ कि जैसे मैं पामिस्ट्री करता हूँ, साथ में मैं न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ, फिर मैं एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप रीडिंग का भी करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ये तीनों को कंबाइन करता हूँ। कंबाइन करने से मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट इज लाइकली टू बी मोर एक्यूरेट। करेक्ट। ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कि सपोज किसी का पाम में उसका जो चंद्रमा पीड़ित है या हेडलाइन खराब है, और मैं देख लिया कि मून इज एफ्लिक्टेड, चंद्रमा पीड़ित है कुंडली में, और व्यक्ति जैसे 2 तारीख में पैदा हुआ है, 2, 11, फिर 20 या 29 तारीख में पैदा हुए, तो मैं निश्चित हो जाता हूँ कि इसको मानसिक स्वास्थ्य का समस्या होगा। तो ऐसे केसेस में हम उपाय बताते हैं। खाली एस्ट्रोलॉजिकल रिमेडी नहीं है, देयर आर अदर थिंग्स कि जैसे कि सपोज मानसिक तनाव है
मानसिक तनाव में कैसा है कि मैं अगर उसको खाली बोलूँगा कि भाई पत्थर पहन लो, ठीक है, या तो कोई पूजा कर लो, या तो कुछ दान कर दो, तो प्रोबेबली दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि इसका तो कोई मेजरमेंट स्केल तो है नहीं कि भाई ये Correct. इतना फल देगा। मैं बोला कि आपका मस्तिष्क का मानसिक समस्या है तो आप मोती पहन लो, तो सामने वाला अगर मुझे पूछता है कि भाई इसका कितना रिजल्ट मिलेगा, मेरे पास तो कोई मेजरमेंट स्केल है नहीं, ठीक है। तो उस केसेस में क्या कहते हैं, ये कहने का बाद मैं 100% ये मैं बोलता हूँ कि भाई आपको अगर इससे राहत मिलना है तो आप योगा करो, मेडिटेशन करो, और यू नीड टू मेंटेन एन आउटडोर लाइफ इन द सेंस कि जैसे वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, ये सब करिए, ठीक है। मेंटल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए बताते हैं, जैसे कुछ किताब पढ़ने के लिए मैं बोलता हूँ, खास करके जैसे मैं बोलता हूँ कि भगवत गीता का जो रामसुख दास जी से जिसको व्याख्या किया गया है वो गीता पढ़ना चाहिए, ठीक है, ऐसे भी बोलता हूँ। कई बार कुछ इंग्लिश अथर्स का भी बोलता हूँ कि जैसे हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, ये बोल देता हूँ। कई बार कि कुछ लोगों में जैसे दीर्घ सूत्री यानी जैसे लेजीनेस यानी टालमोटल, या जैसे मराठी में बोलते हैं ना चाल ढकल, करेक्ट, तो ये सब ना हो उसके लिए भी ऐसे कुछ पुस्तक है, तो उसको मैं बोलता हूँ। जैसे एक डोपामाइन डिटॉक्स है, ईट दैट फ्रॉग, 21 ग्रेट वेज टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, ये सब जो है पुस्तक को हम सलाह करते हैं, हाँ रिकमेंड करता हूँ। और एक इसमें एक पार्ट है जो मैंने देखा हुआ है कि दो मुखी, मतलब लास्ट में दो मुख ओपन रहते उसके, उसको क्या कहते हैं? ये बहुत एक अच्छा सिंबल है, दो मुखी हो जाता है। मतलब इसका मतलब है कि व्यक्ति जहाँ जन्म होगा वहाँ वो नहीं रह पाएगा, वहाँ उसका मृत्यु अलग जगह पे होगा। मान लीजिए कि कोई जैसे मतलब यहाँ पे अगर नागपुर में पैदा हुआ है, तो अगर वो दोमुखी रेखा लाइफलाइन का एंड में दोमुखी हो गया तो इसका मतलब है वो कहीं और शहर में या और जगह पे उसका मौत होगा। ऐसा है। उसका रहना का भी ऐसा होगा, वो उसी सिटी में नहीं रह सकता है। मतलब उसकी कह सकते हैं कि उसका इंक्रीमेंट होगा, उसकी प्रगति होगी लाइफ में। प्रगति एक अलग चीज है, जगह परिवर्तन करने से प्रगति होगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है। प्रगति का एक अलग चीज है, करेक्ट। क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग आते हैं, पूरा जीवन भर वो गरीबी में रहते हैं, ऐसा देखा गया है कि मेट्रो में रहने के बावजूद भी। अभी हम आगे बढ़ते हैं मस्तिष्क रेखा। ऑब्वियसली ये हेडलाइन है, एक बार इसका अभी बेसिक बता दीजिए क्या है। हेडलाइन मतलब हेड मतलब मुख्य होता है, जैसे हम अपना सिर बोलते हैं ना, इसको इंग्लिश में हेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हेड है। उसका अंदर हमारा सारे इंद्रिय है, पंचेंद्रिय जो है वो है, और उसी के अंदर भी मन है, और मन को अभी तक कोई पकड़ नहीं पाया है। करेक्ट। मतलब कि मेडिकल साइंस बहुत डेवलप कर गया, लेकिन मन किधर है उसको कोई देख नहीं पाया, टच नहीं कर पाया, उसका ऊपर कोई रिसर्च नहीं है, ठीक है। तो ये मस्तिष्क रेखा जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रेन है, मन है, हमारा बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञा, ये सारे चीज़ों का साथ कनेक्टेड है। जैसे कि हमारा एक बुद्धि एक अलग चीज़ होता है, कल्पना एक अलग चीज़ होता है। जैसे हम कल्पना करते हैं, ठीक है, कल्पना का बाद फिर हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हेडलाइन एकदम बढ़िया होना चाहिए हाथ में, ठीक है। मस्तिष्क का रेखा अगर वो लंबी होती है, मस्तिष्क का रेखा का ऊपर किसी भी प्रकार का नकारात्मक चिन्ह यानी सिंबल नहीं है, जैसे कि आइलैंड हो गया, ब्रेक हो गया, चेन हो गया, तो इसका मतलब है व्यक्ति का पास मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है, उसका जो मेमोरी है काफ़ी अच्छा है, जो कॉग्निटिव स्किल एग्जीक्यूट करने का जो क्षमता है काफ़ी अच्छा है, और विश्लेषण करने का क्षमता बहुत अच्छा है, कल्पना शक्ति बहुत अच्छा है, और कम समय में ज़्यादा चीज़ें करने का क्षमता ज़्यादा है, जो जैसे आप कुशलता बोल सकते हैं, निपुणता बोल सकते हैं। और मस्तिष्क रेखा भी ये बोल देता है कि आत्मविश्वास है या नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो मेन चीज़ है। करेक्ट।
तो जब जीवन रेखा से अलग हो जाता है मस्तिष्क रेखा तो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत होता है, ठीक है। और वो जॉइंट रहता है तो आत्मविश्वास का कम हो जाता है, लेकिन उसमें भी एक स्टडी अलग फैक्टर्स है। अभी इसमें अगेन वही कि लॉन्ग का तो आपने बता दिया है, शॉर्ट है, मीडियम है, तो फिर क्या होता है? देखिए कैपेबिलिटी यानी क्षमता, तो जैसे हेडलाइन लंबी है तो इसका मतलब द पर्सन इज हैविंग वेरी गुड कैलकुलेटिव ब्रेन कैपेसिटी, ठीक है। उसको सोचना और एग्जीक्यूट करना एकदम बैलेंस्ड है। कोई भी आइडियाज आता है और उसको कैसे निष्पादित करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसका पास पूरा ज्ञान है, ठीक है। ओके। उसी जगह पे अगर मस्तिष्क रेखा छोटी हो जाती है तो वो सोच नहीं पाएगा, इतना कल्पना ज़्यादा नहीं है, वो भले एक बार एग्जीक्यूट कर लेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा मतलब फिर भी उसका पास आपको बोलना पड़ेगा कि भाई दिल्ली में हमारा ये प्रोडक्ट रुक गया है, तो उसको जब बोलेंगे कि ले आओ, वो आगे बोलेगा सर वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन ये दिमाग नहीं लगाया कि भाई यहाँ बैठ के भी कर सकते हैं। ऐसा है कि ऐसा है। और जैसे मीडियम है तो मीडियम है मतलब कि उसका मीडियम काइंड ऑफ ब्रेन कैपेसिटी है। तो यहाँ पे और एक चीज़ है कि क्या ये ज़रूरी है कि जिसका एकेडमिक्स बहुत अच्छा है, अच्छा स्कोर किया है, 80%, 90%, 95 रख लिया, 99 रख लिया, क्या उसका दिमाग वास्तव में मतलब मजबूत है? क्या मतलब उतना इंटेलेक्चुअल है वो? हाँ इंटेलेक्चुअल है, लेकिन हमेशा सच नहीं होता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनका कोई भी डिग्री नहीं है, बहुत स्मार्ट लोग हैं, उनका बुद्धि ज्ञान बहुत है। ऐसे तो हमारा पास भी उदाहरण है ना कि जैसे शकुंतला देवी मैथमेटिशियन थे, उन्होंने तो पढ़ाई भी नहीं किया था, शायद तीसरी क्लास ऐसे कुछ था। Correct. और राइटर्स जैसे R.K. नारायण राइटर थे, वो ऐसे बोलते हैं कि इंग्लिश में फेल होते थे, लेकिन इंग्लिश सबसे उनका अच्छा सब्जेक्ट था, तो उनका कोई ऐसे एकेडमिक ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स नहीं था। तो एकेडमिक स्टडी और ब्रेन अलग है। ओके। इसमें भी एक है पार्ट कि जहाँ पे जो मस्तिष्क रेखा है, हेडलाइन है, जिसके ऊपर अगर कट्स है तो जैसे कट्स है तो इसका मतलब है उसको हेडेक होने का संभावना रहता है। ओके। एक हेड जैसे ये गया है, ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसका ऊपर अगर ऐसे कट करके आया तो इसका मतलब है कि उसमें संभावना ज़्यादा है कि इसको सीवियर हेडेक हो या देयर आर अदर काइंड्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज। ओके। तो जैसे आपने कहा कि हेडेक रहता है, तो क्या ये एक ट्रॉमा की वजह से भी रहता है या फिर करियर में शिफ्ट होने वाला है इसकी वजह से भी रहता है? तो कई बार क्या होता है कि जैसे किसी को एंग्जाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, फियर है, फोबिया है, मूड स्विंग है, स्लीपिंग इश्यूज है, ओवर थिंकिंग है, हेलुसिनेशन है, मतलब भ्रम है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो अक्सर वो जेनेटिक होता है। तो इसका मतलब है कि वो घर में किसी को है तो इधर आने का संभावना है। जो मैंने ट्रॉमा की बात की थी, तो लाइफ में ऐसे काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि जो शायद तक कि हम झेल नहीं पाते, जिसकी वजह से हम ट्रॉमा में चले जाते हैं। कोई लोग रहते हैं कि उसको इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो ये भी वो मस्तिष्क रेखा हेडलाइन से फर्क पड़ता है उससे? हेडलाइन से पता चलेगा और मतलब थॉम से भी, थॉम से मतलब इच्छा शक्ति वो यूज नहीं कर पा रहे हैं ना, तो जब इच्छा शक्ति नहीं होगा तो उसका मस्तिष्क का ऊपर वो कंट्रोल नहीं रहेगा। करेक्ट। ठीक है। तो इसलिए क्या है कि व्यक्ति को हमेशा एक बैलेंस्ड लाइफ होना चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए, बट वो अनफॉर्चुनेटली प्रकृति का नियम है कि किसी को मतलब लोगों को अलग अलग जन्म दिया है, ठीक है, तो इसलिए वो बैलेंस नहीं हो पाता है। बट बैलेंस करने के लिए सीखना चाहिए और हम लोग बच्चों को भी ऐसे ही गाइड करना चाहिए कि भाई बैलेंस होना चाहिए, जीवन में कभी भी विपत्ति, संकट, आपदा ये सब आ सकता है। करेक्ट। जैसे कोरोना आया ऐसा। तो ये जो हेडलाइन है और जीवन लाइन है, लाइफ लाइन, ये दोनों एक जगह से ही अगर इनिशिएट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए कई बार
शास्त्र ये लिखता है कि जीवन रेखा का साथ अगर मस्तिष्क रेखा जुड़ गई है शुरुआत में, तो इसका मतलब है कि इस व्यक्ति का पास आत्मविश्वास नहीं रहेगा, डर रहेगा। ओके। और वो कोई भी काम कर रहा है, उसका क्रेडिट अगर कोई और ले लिया तो भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, बोल नहीं पाएगा। ठीक है। अगर उसी जगह पे वो अलग हो जाता है, तो उस अलग थोड़ा हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है। यहाँ पे जैसे कि ये हमेशा सच नहीं होता है कि जुड़ा हुआ है तो कॉन्फिडेंस कम होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में तो जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरे पास आत्मविश्वास है, लेकिन मैं अलर्ट रहता हूँ कि कैसे बात करना होता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मेरे से कुछ उठपटांग किसी को बोल दिया, ऐसा नहीं। मैं अभी हम भाग्य रेखा के ऊपर बात करेंगे। भाग्य रेखा के एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे मेरी नानी ने बताई थी। काफ़ी एक पुराना इंसिडेंस उसने बताया था, पता नहीं सच है या नहीं है, लेकिन एक छोटा बच्चा 5-6 साल का गुरुकुल में उसके पापा उसको लेके आते हैं कि आप यहाँ पे सीखो करके। तो वहाँ पे जो आचार्य रहते हैं वो हाथ देखते हैं उसका और कहते हैं कि नहीं, तू यहाँ पे नहीं सीख सकता है। तो वो पूछता है कि कारण क्या है, तो बोले कि तेरे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, तू सीखेगा भी तो तुझे भाग्य नहीं मिलने वाला है। तो अब इसको पता नहीं रहता है कि भाग्य रेखा क्या है, कैसा है। तो वो पूछता है कि भाग्य रेखा क्या रहती है, कैसी रहती है, तो वो अपने हाथ पे दिखा दे कि देख कैसी भाग्य रेखा रहती है। वो घर पे आता है, चाकू लेता है और एक लाइन खींचता है, पूरा खून निकलता रहता है, वैसे भागता है और जाता है अपने वही आचार्य के पास में कि देखो मैंने भाग्य रेखा बना ली है। तो कैसे बनाई, तो एक मैंने चाकू से बना ली। तो उसका डेडिकेशन देख के वो उसको वहाँ पे प्रवेश देता है, एडमिशन दे देते हैं। तो ऐसे ही अगर भाग्य रेखा नहीं है किसी के लाइफ में तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे आपने बोला कि दादी माँ का कहानी है, तो एक्चुअली कहानी है। तो भाग्य रेखा नहीं है इसका मतलब भाग्य नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैंने ये देखा है कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जैसे राज कर्मचारी है, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियंस होते हैं, एक्टर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। तो उनका हाथों में मैंने ये देखा है कि कई बार भाग्य का रेखा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी सफलता मिली है उनको जीवन में। ठीक है। इसका कारण और एक है, जो हाथ का जो इससे पहले मैंने बताया था ना, कीरोग्नोमी, हस्ताकृति विज्ञान, करेक्ट, उसका ऊपर निर्भर करता है कि अगर हाथ का सारे प्लैनेट्स ठीक है, मतलब पर्वतें ठीक है, अंगुलियाँ का लंबाई है, और इवन स्किन गुलाबी है, ठीक है, स्मूथ स्किन है, तो उस केसेस में कैसा होगा कि उनका भाग्य साथ देगा। अगर भाग्य का रेखा भी नहीं भी है तो भी भाग्य साथ देगा। और कई बार ऐसे होता है कि भाग्य रेखा है लेकिन उनको भाग्य साथ नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हाथों का जो पर्वतों का स्थिति, हाथ का जो बनावट, उसको देखना पड़ता है। ठीक है। ऐसे ये हमेशा ये मतलब करेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें जो पाम रीडर है उसको ये देखना है कि वो परिस्थिति का हिसाब से देखेगा कि बाकी सब चीज़ें को देख के वो उसी समय में डिसाइड करेगा कि क्या बोलना है, कितना बोलना है। इसमें हम चालू करते हैं कि अगर भाग्य रेखा शॉर्ट है या फिर ब्रेक हुई है तो उसका मीनिंग क्या रहता है? जैसे ब्रेक, बीच में ब्रेक हो गई है तो इसका मतलब है उसमें बहुत भारी नुकसान हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा कई बार लोगों का बिजनेस में अवनति आ गई तो उसमें बैंक्रप्सी हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, ये सब चीज़ें होता है। आप तो फाइनेंस में बहुत एक्सपीरियंस रखे हो, तो ये सब चीज़ें हो गया तो वो बिकॉज ऑफ द फेट लाइन इज ब्रोकन, ठीक है, ये होता है। और छोटी ब्रेक लाइन मतलब कि जीवन जो है, जीवन का जो सफलता है वो रुक रुक के मिलेगी। एक अच्छा नौकरी मिल गई और 1-2 लाख का सैलरी, 5 लाख का सैलरी हो गई, बट वो पता चला कि 3 साल में ख़त्म। ठीक है। फिर वो खर्च हो गया, पैसा जो आया था, फिर नया जीवन शुरू करना पड़ा। ठीक है। इसी तरह बिजनेस किया, एकदम बढ़िया चल गया और पता चला कि कुछ आर्थिक स्थिति बिगड़ गई या सामाजिक स्थिति खराब हो गई या कुछ और हो गया, लीगल इश्यूज हो गया या तो महामारी आ गई
तो इसका कारण से बिजनेस ठप हो गया, ठीक है, लॉसेज हो गया। तो ये छोटी लाइंस होने का कारण से होता है, फिर वो दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है, जीवन का साथ संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो इसमें भी कट्स रहते हैं? कॉर्ड्स भी रहते हैं, लाइफ इसमें फेट लाइन भी कॉर्ड्स रहते हैं, उनका प्लेसमेंट होता है। देखिए, सफलता के लिए कई प्रकार का सफलता रहता है। आपने ये देखा होगा कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपने देखा होगा कई फ्रेंड्स बोलते हैं कि हर्षल जी आप एक काम करो, मेरे लिए जॉब ढूंढो, जॉब नहीं है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको बोलने की मतलब वो बोलने को पसंद नहीं है, ठीक है, वो सोचते हैं कि ये मेरा दक्षता है, मेरा क्षमता है, योग्यता है, सामर्थ्य है, उस हिसाब से मुझे जॉब मिलना चाहिए, मैं किसी को नहीं बोलूँगा। और एक्चुअली ये सच भी है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जब फेट लाइन चंद्रमा का क्षेत्र से यानी मून प्लेस से निकला है, तो इसका मतलब है उसका पीछे कोई रहेगा, उसको बार बार मदद करेगा, वो सफलता उसको मिलेगी, मतलब एक सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट रहेगा। और अगर वो फेट लाइन लाइफ लाइन से अगर निकली है, ठीक है, जैसे ये दिखेगा नहीं दिखेगा मालूम नहीं है, ये जो फेट लाइन है ये लाइफ लाइन से जा रही है, ठीक है, इसका मतलब है कि ये सेल्फ मेड है, कि जो भी सफलता मिलती है वो व्यक्ति का बाहुबल में बलबूते मिलती है, कष्ट से, संघर्ष से, ऐसा है। अगर किसी की फेट लाइन अगर ये रिस्ट लाइन है यहाँ से अगर स्टार्ट हो रही है, तो उसका क्या मतलब रहता है? उसका 2-3 पोजीशन रहता है, एक लाइफ लाइन से निकलना है, एक मून प्लेस में निकलना है, एक रिस्ट से निकलना है। तो अगर रिस्ट से निकला है तो संभावना ये बन जाती है कि वो जो भौतिक सुख है वो जन्म से लेके आया है, उसको ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। नाइदर ही विल टेक द असिस्टेंस और हेल्प फ्रॉम अदर्स, नॉर ही विल हैव टू स्ट्रगल। वो सब बना बनाया, मतलब सुखा सुखी सब मिलेगा उसको। ऐसा। अच्छा, तो जो हमारा जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, हार्ट लाइन है, इनको इंटरसेक्ट करते हुए अगर भाग्य रेखा जा रही है किसी भी एक को या फिर तीनों को भी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, फेट लाइन का ऊपर तो हमेशा हेड लाइन क्रॉस करके जाती है, दैट इज़ वेरी कॉमन, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और वो हार्ट लाइन को भी क्रॉस करता है, फेट लाइन किसी को क्रॉस नहीं करता है। तो फेट लाइन में कई बार बाइफर्केशन आता है, मतलब कि इन द सेंस कि जैसे दो मुखी रेखा, जैसे लाइफ लाइन में पूछा था ना, ऐसे फेट लाइन में भी लास्ट में जाके दो मुखी हो जाता है। करेक्ट, ठीक है, दो मुखी होता है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति दो प्रोफेशन करने का संभावना बनता है, ठीक है। तो दो प्रोफेशन मतलब एक चालू है फिर बंद कर दिया फिर सेकंड चालू कर दिया, ऐसा? या फिर एट ए टाइम दोनों? एट ए टाइम दोनों भी कर सकता है, ठीक है। इसको बंद करके फिर दूसरा फील्ड में गया, उसमें दूसरा फील्ड में दो प्रकार का, इसमें भी स्थिति अलग होती है कि कई बार एक काम था उसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद दूसरा शुरू किया और वो लॉस हो गया। लेकिन दूसरा कई बार ऐसी स्थिति बन जाता है कि दूसरा शुरू कर दिया बट उसका दिन दोगुनी और रात चौगुनी हो गया, ऐसे होता है। उसको फेट लाइन का जो ब्रेक है वो ब्रेक को देखना पड़ता है। एक ब्रेक ऐसे होता है कि फेट लाइन से एकदम कट गया, ब्रेक हो गया, तो वो लॉसेस है। अगर ये फेट लाइन ऐसे नीचे आया और ऊपर से ऐसे गया, ये बीच में गैप नहीं है कुछ, ठीक है, ये जुड़ गया, ठीक है। तो जैसे हम दो बम्बू को बांधने के लिए कोशिश करते हैं ना, करेक्ट, ऐसे आया तो फेट लाइन, इसका मतलब है उसका नेक्स्ट प्रोफेशन में उसका प्रगति होगी, उन्नति होगी। अगर वो ब्रेक हो गया, जैसे बाम्बू को बांधने के लिए कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है उसका अवनति होगा, पतन होगा। तो एक चीज़ मुझे और बता दीजिए कि अगर किसी की फेट लाइन स्टार्ट हो रही है और मिडिल फिंगर के नीचे, मध्यमा के नीचे तक जा रही है, तो उसका मतलब क्या रहता है? वो अगर इसका मतलब मध्यमा अंगुली जो है उसका नीचे तक गई, हाँ, फेट लाइन का एक नेचुरल रिसोर्स रहता है। वो जैसे आपने बोला कि ये बीच में रुक जाता है, तो रुक रुक के आगे होगा। ये जाके सीधा अगर एकदम इसका नीचे है तो ये नेचुरल फेट लाइन है, जो एक्चुअल पोजीशन है। एक्चुअल पोजीशन, हाँ, जो एक्चुअल पोजीशन है, मतलब रिस्ट से निकल के फेट लाइन चला गया शनि का क्षेत्र में,
मिडिल फिंगर का नीचे, ठीक है, या तो मून से निकल के शनि का क्षेत्र में चला गया, या तो लाइफ लाइन से निकल के शनि का क्षेत्र में चला गया। बट मतलब हाँ, ये ऐसी सीधा निकल रही है और हल्की सी होते हुए आगे बढ़ रही है। हाँ हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल, आपका फेट लाइन तो बहुत ही अच्छा है। क्या बात है। तो ऐसा इसका मीनिंग रहता है, करेक्ट। इसमें यहाँ पे और एक चीज मैं बोलता हूँ, हाँ, कई बार कैसा है कि फेट लाइन जब लाइफ लाइन से निकलता है तो अक्सर मुझे देखा गया कि आप तो फाइनेंस का ज्ञानी है, विद्वान है, आपको बहुत सारी चीज़ें बैंक में रह के, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर मुझे मालूम नहीं है बैंकों में है किधर था, लेकिन जैसे मुझे मालूम है कि आप फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर चुके हैं, करेक्ट। तो अक्सर मुझे ऐसे देखा गया कि कई बार लोग ऋण करते हैं, कर्जा करते हैं, डेट्स, लोन्स, तो उसमें क्या है कि और रिपे नहीं हो पाता है, कई बार बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो मुझे अक्सर ये देखा जाता है कि उनका पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट जो है ना बहुत गड़बड़ है। उसमें सुधार लाने के लिए वो उनका जो कॉग्निटिव स्किल है, जो विजडम है, वो काम नहीं करता है। मतलब पैसे को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे कि फेट लाइन सपोज लाइफ लाइन से निकला है, मैंने बोला कि उसका बलबूते स्ट्रगल से काम करेगा, स्ट्रगल किया तो भी आगे जाके कुछ उसका पहले कुछ सेविंग नहीं किया, ठीक है, उस जो अर्थ जो लक्ष्मी आई उसका जिम्मेदारी नहीं लिया, ठीक है, उसमें जो बीच में जो समस्या आई, मतलब उसमें लोन ले लिया तो फिर वो रीपे नहीं हो पाता है, ठीक है, फिर वो पहला लोन को रिपे करने के लिए दूसरा लोन ले लेता है, ठीक है, वो लोन चढ़ जाता है ऐसा। तो वो फेट लाइन अगर लाइफ लाइन से निकलेगा तो ऐसे होता है। तो अक्सर हम बोलते हैं कि अभी आप जो है ना ज़्यादा अगर बैकअप नहीं है तो लोन मत लिया करो। ओके, जस्ट एक बार मैं एक अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ चीज़ को कि अगर फेट लाइन डार्क है, डीप है, शार्प है, तो फिर स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बढ़ जाती है, करेक्ट? करेक्ट, यू आर राइट। ओके, अगर फेट लाइन एकदम सुंदर है, ठीक है, और डीप है, मजबूत है, तो अच्छा है, उसको भौतिक सुख मिलेगा, इसका मतलब ये है। ओके। एक चीज़ मैंने पढ़ी थी कि अगर मतलब काफ़ी बार ऐसे होता है कि जो फेट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट रहती है, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ द टाइम वो डार्क होती रहती है या फिर डीप होती रहती है। ये होता है ऐसा? मुझे ऐसे नहीं लगता है, इसमें मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि स्किन तो हमेशा एक जैसे रहता है, मतलब एक तो हाथ का स्किन जेनेटिकली आता है, ठीक है, करेक्ट। तो जब जेनेटिकली आता है, इसका मतलब यहाँ पे भी सवाल होता है कि अगर बाप रिच है क्या बेटा रिच होगा? तो बाप का सुख तो बेटे को तो मिलने वाला है ही, तो वो दिखेगा। अगर हाँ, लेकिन एक रिच फादर का बेटा जो है उसका हाथ का जो स्किन है वो गुलाबी रहेगा, स्मूथ रहेगा, आगे चल के वो हार्ड होने का संभावना नहीं बनता है। इसमें जो फेट लाइन में जब हम भाग्य की बात करते हैं तो क्या हम इवेंट्स देख पाते हैं कि कौन कौन से इवेंट किस टाइम पे हो सकते हैं? उसका एक टाइम कैलकुलेशन का एक हिसाब है, तो वो हिसाब से जैसे कि सपोज एकदम फेट लाइन का मिडिल में ब्रेक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एकदम फेट लाइन का एकदम मिडिल में ब्रेक है, तो इसका मतलब अराउंड मिडिल एज उसका फाइनेंशियल लॉसेस होगा, ऐसा है। अगर वो जाके एकदम नीचे है लाइफ लाइन का शुरुआत में, इसका मतलब है उसका अर्ली कैरियर वाज बैड, जैसे कि 22 साल में जॉब मिल गया और पता चला कि 25 साल में जॉब चला गया और 30 साल तक जॉब नहीं मिला, ठीक है। हाँ। और इसी तरह अगर ये ऊपर एक प्रॉब्लम हुआ, ये जो फेट लाइन में ऊपर प्रॉब्लम हुआ, तो इसका मतलब ये है कि उसका ओल्ड एज में, मतलब ब्रेक हुआ ऊपर, तो ओल्ड एज में मतलब पोस्ट रिटायरमेंट उसका समस्या आने का संभावना है। कई बार ऐसे होता है ना कि भाई रिटायरमेंट से आया है, पीएफ वगैरह बहुत मिला है, और एकदम अचानक कोई उसको आइडिया देते हैं कि भाई बिजनेस करते हैं, पैसा लगा दो, और पैसा चला गया, लॉस हो गया पूरा, बाद में रोना पड़ता है। ऐसा भी अभी एक एग्जाम्पल आया है मेरे पास, 2 एग्जाम्पल है ऐसे, मैं जानता हूँ, कई जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो उसको चर्चा नहीं कर सकते, प्राइवेट आप। करेक्ट।
तो हम आगे बढ़ते हैं हृदय रेखा की तरफ। हृदय रेखा मतलब हार्ट लाइन, लेकिन ये क्या हार्ट से डायरेक्ट कनेक्टेड है? हाँ, हृदय रेखा जैसे कि मस्तिष्क का रेखा, मतलब आप सुनते ही उसको लग जाता है कि ये भाई ब्रेन लाइन है, ये अपना सिर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। इसी तरह हृदय का जैसे हम बोलते हैं ना हार्ट, और इसका पर्यायवाची जो है वो दिल है, ठीक है। वो दिल का संबंध दिल का बारे में कुछ बोलता है। और दिल बोले तो खाली नहीं, जैसे हम बोलते हैं कि दिल में चोट लग गया, किसी का प्यार में धोखा हो गया, और जैसे कि मस्तिष्क की रेखा सुनते ही लग जाता है कि भाई ये कुछ ना कुछ तो सिर का बारे में बोलता है। ऐसे हृदय रेखा भी हृदय का यानी दिल का बारे में बोलता है, ठीक है। हार्ट, हृदय, दिल, ये सब सिनोनिम है। तो जैसे हार्ट क्या होता है कि एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि करेक्ट 24 आवर्स और 365 डेज पूरा जीवन भर वो काम करता रहता है, ठीक है। इसलिए इसका महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पे। तो ये क्या करता है कि हमारा दिल का बारे में, हम किस स्वभाव का है, ठीक है। ओ हाँ, मतलब कि जैसे कि हम सेल्फी से स्वार्थी है या बड़ा उदार प्रवृत्ति का है, ये इसी रेखा से पता मतलब थोड़ा सा पर्सनालिटी टाइप दिखाता है हमें। पर्सनालिटी तो देखिए, पर्सनालिटी बोले तो एक मतलब बड़ा शब्द हो गया है वो। Okay. ये पर्सनालिटी बोले कि जैसे कि सपोज हम बोलते हैं नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, एंग्सियस माइंड है, मानिया है, पागलपन है, ये कि पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। हम पर्सनालिटी बोलते हैं आदमी बहुत बड़ा लंबा बड़ा हैंडसम है, वो पर्सनालिटी का पार्ट है, ठीक है। जरूरी नहीं कि बड़ा लंबा हैंडसम है उसका पास बहुत बुद्धि ज्ञान है, ऐसा नहीं है। ये पर्सनालिटी का एक पार्ट है, मतलब कि ये व्यक्ति जैसे हम बोलते हैं ना कि बड़ा स्वार्थी व्यक्ति है, ठीक है, अपना बारे में सोचता है, ठीक है। एक होता है बड़ा उदार है, ठीक है, बहुत दान करता है, समाज सेवा करता है। ये दिल का रेखा से पता चलता है। और सब बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं ना, जो सेठ हम बोलते हैं ना, सेठ जी का दिलदारी बहुत रहता है, क्योंकि रात को 12-1 बजे तक उनका फ़ोन चलता है, कंप्यूटर चलता है, और 6 बजे जो एम्प्लॉइज है बाय बाय करके वो चले जाते हैं। और सेठ जी क्या करते हैं कि 30 तारीख को सैलरी देना है उनको, तो फिर EMI देना है, किराया भी देना है, फिर भी इतना पैसा कमाने का बावजूद भी 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग है, सबको सैलरी दे देते हैं। तो इनका हार्ट लाइन भी बड़ा, मैंने ऐसे देखा है कि ये इतना कर्व क्यों पाते हैं, क्योंकि हार्ट लाइन इज बिगर। हार्ट लाइन का एक बहुत बड़ा रोल है इसका साथ, और एक जैसे प्यार का रोल है, ठीक है। कोई कोई होते हैं कि भाई एक ही प्यार हो गया, उसी से खुश है, ठीक है, एक ही गर्लफ्रेंड है, पत्नी भी एक है, नो एक्स्ट्रा मैरिटल, नो हैंकी पैंकी, ठीक है, ये सब में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर किसी की हार्ट लाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब लंबी है और हल्के से कर्व्ड है, मतलब एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जा रही है, उसका क्या मतलब रहता है? हार्ट लाइन का जैसे ये है, ये हार्ट लाइन इधर से निकल के ये जैसे जुपिटर को जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति मतलब द पर्सन इज हैविंग हेल्पफुल बेंट ऑफ माइंड, उदार है, दूसरों को मदद करने में उसका मानसिकता है, ठीक है, और काफ़ी सहनशीलता है, किसी भी समस्या में वो ऐसे मतलब मानसिक तनाव भी नहीं होता है कि भाई मेरा लॉस हो गया, थोड़ा प्रैक्टिकल रहता है, ऐसा है। अच्छा। बेसिकली हार्ट लाइन अगर जुपिटर टच करता है कर्व करके, सुंदर हार्ट लाइन है, तो इसका मतलब है कि उसका दिल बहुत अच्छा है, हृदय बहुत अच्छा है, क्रूएल नहीं है, निष्ठुर नहीं है, कठोर नहीं है। ओके, ये समझ में आ गया। अभी मुझे एक चीज़ बताइए कि किसी का अगर हार्ट लाइन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जा रहा है, तर्जनी के नीचे में है, या फिर मध्यमा के नीचे में आ रहा है, तो उसका क्या मतलब रहता है? वही मैं बोल रहा था, लंबा और तर्जनी के बारे में मैंने अभी बोला। तर्जनी का पास जाता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति बड़ा उदार रहेगा, दूसरों को मदद करेगा। जैसे मैंने बोला सेठ जी का बिजनेसमैन का स्टोरी बोलता था, तो वो दूसरों को मदद करे, मतलब दूसरों का काम करेगा, और उसी जगह पे अगर वो छोटा हो जाता है, ठीक है, तो छोटा हो जाता है मतलब कि वो निजी व्यापार में
सीमित रहेगा, मतलब अपना काम करेगा, मतलब जिसको हम बोलते हैं स्वार्थी हो जाना। सेल्फ सेंटर्ड। हाँ, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश हो जाएगा ऐसा। ओके। अगर किसी का हार्ट लाइन ये शॉर्ट है, तो मतलब आधे तक है या फिर ऐसा है, तो इसका मतलब क्या होता है? छोटा हार्ट लाइन है मतलब कि लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। तो हम जैसे शुद्ध हिंदी में बोलते हैं ना, बात करते हैं यार इसका दिल छोटा है या तो इसका दिल बड़ा है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, नहीं सर तो बहुत अच्छा आदमी है, आपको माफ़ कर देंगे, आप डरना मत, जाओ दिल बड़ा है सर का, ठीक है। और उसका दिल छोटा है तो तेरे को दंड जरूर देगा, ऐसा है। तो हार्ट लाइन का मीनिंग यही है, उसी से कनेक्टेड है। अगर छोटा होता है तो व्यक्ति का दिल साफ नहीं है, और बड़ा है तो दिल साफ है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कर्जा लेते वक्त सामने वाले का हाथ देखना चाहिए, उसका हार्ट लाइन कैसा है, और बॉस का भी देखना चाहिए कितना दयालु है। बिल्कुल ऐसे हस्तरेखा का पुस्तक में ऐसे लिखा है कि अरिस्टोटल भी इसमें विश्वास रखते थे, नेपोलियन बोनापार्ट भी ऐसे बोलते हैं। कहाँ तक सच है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ बुक्स में लिखा है नेपोलियन बोनापार्ट उनका जो अथॉरिटेटिव लोग होते थे, ऑफिसर्स होते हैं, उनका हाथ देखता था, और ही यूज्ड टू स्टडी हिज इंडेक्स फिंगर, पहला जो तर्जनी का स्टडी करके वो होता था, ऐसा है। अच्छा। अगर किसी के हार्ट लाइन पे कट्स है, तो फिर उसका मतलब क्या होता है? कट्स है तो ब्रेकअप्स होते हैं? हाँ, ब्रेकअप्स होता है। मतलब ब्रेकअप्स मतलब ऐसा नहीं कि सोशल ब्रेकअप्स, कोई फ्रेंड सर्कल में, जैसे सपोज आप मेरा जानकार हो, तो हमारा अंदर एक बॉन्डिंग हो गया, तो थोड़ी दिन में पता चला कि हम ब्रेकअप हो गए, मतलब हमारा संबंध में अच्छा नहीं रहा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ मतलब मैं अभी। हाँ, तो जैसे मित्र का वियोग हो जाने से जो कष्ट है, वियोग मतलब कि एक छूट जाना, ऐसा जरूरी नहीं कि मृत्यु होना, ठीक है। उससे जो कष्ट होता है वो हार्ट लाइन ब्रेकअप होने से होता है। और हमारा कई प्रकार का मित्र रहते हैं, सर्कल रहते हैं, जो जैसे कि हम सबका साथ बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रखते हैं। किसी का पास हम जाते हैं, उनका साथ खाते पीते रहते हैं, उनका सुख दुख में रहते हैं, जहाँ पे ज़्यादा लगाव रहता है। तो वहाँ पर अगर कुछ ब्रेकअप हो जाता है तो फिर हमको वो हार्ट लाइन से पता चलता है कि ऐसे एक संबंध जो है, डीप बॉन्डिंग है, वो ब्रेक होने वाला है। अगर हार्ट लाइन वेवी है, या फिर उसके ऊपर कर्व्स है, मतलब चेन्स जैसा है, या फिर डबल लाइन है, तो अगर वो ऐसे होता है तो इसका मतलब द पर्सन इज नॉट करेक्ट, द पर्सन विल नॉट बी रिलायबल। ऐसे जरूरी नहीं कि वो हार्मफुल डेंजरस है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, हार्मफुल लोग नहीं है, लेकिन उनको आपने कुछ बोला है और वो लीक कर दिया, तो ये भी सिचुएशन होता है। तो वो हार्ट लाइन का वो मतलब कि जनरली आपका जो आप जो चाहते हो उसके प्रति वो उदासीन रहेगा, इंडिफरेंट रहेगा, ठीक है। इसका कारण से क्या है कि आपका बात को लीकेज करेगा, आपको खतरा आएगा, उसको डर नहीं रहेगा, वो समझ से परे है, वो बाहर है, उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है, वो है। और एक आता है कि चेन हो गया हार्ट लाइन, तो द पर्सन इज इनकंसिस्टेंट इन लव एंड अफेक्शन। ओके, मतलब सीरियसनेस नहीं है उसमें। नहीं है, ऐसा है, चेंजेबल रहेगा, तो ऐसा होता है। और वो चेन होने से भी हार्ट का बीमारी भी हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकता है, ऐसा है। और ब्रेक में भी अभी रिसेंट केस में रिसेंटली मेरे पास ऐसा केस आया था। मैंने उनको बोला कि कुछ ब्रेकअप, सीरियस ब्रेकअप जिसका कारण से आपको बहुत मानसिक समस्या हुआ, तो उसने बोला कि हाँ मेरा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, ऑल ऑफ ए सडन वो बंद हो गया, इसका कारण से मैं 6 महीने से डिप्रेशन में हूँ, अभी थोड़ा रिकवर किया। वो एकदम अगर हार्ट लाइन में ब्रेक हो जाता है तो हो जाता है। अच्छा, तो हम जाते हैं अभी सबसे इम्पोर्टेंट और सब जिसका शायद तक राह देख रहे होंगे, वो है विवाह जी। इसमें हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप्स, मैरिजेस, ब्रेकअप्स और डाइवोर्सेस। तो पहले मुझे बताइए कि विवाह लाइन कहाँ रहती है, उसका मीनिंग क्या रहता है, और क्या क्या चीज़ें रहती है उसके रिलेटेड। जैसे मैरिज को मैरिज यूनियन भी बोलते हैं, और मैरिज का जो सिस्टम है
वो अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार का विवाह सिस्टम है, ठीक है। तो मैरिज का मीनिंग ये होता है कि इट नॉट ओनली लव एंड अफेक्शन बट ऑल्सो बायोलॉजिकल रिलेशंस, ठीक है। और ये इसका कारण से मतलब पूरा दुनिया एग्जिस्ट किया है, करेक्ट। है ना। तो विवाह में जैसे विवाह का जो रेखा है, जैसे आपने यहाँ पे चित्र में आपने अंकित किया है, तो विवाह रेखा ये कनिष्ठा उंगली जो छोटी उंगली होता है, पिंकी फिंगर का नीचे वो आती है और वो उसका अलग अलग आकार होती है, ठीक है। ओके। जैसे कि कई बार सीधा, कई बार डबल, कई बार कर्व करके जो हृदय रेखा को क्रॉस कर लेता है, जस्ट हृदय रेखा को टच करता है, ऐसा है। तो जैसे आपने मुझे पूछा इससे पहले कि ब्रेकअप मतलब डिवोर्स, ठीक है। और एक मैं आर्डर इसमें करता हूँ कि पति पत्नी का किसका मौत पहले होगा, ये अकाल मृत्यु होगा, ये सब चीज़ें। तो ये जो मैरिज लाइन है, डिस्टर्ब मैरिज लाइन कैसे पता चलता है, जैसे आजकल बहुत चल रहा है, जैसे कि अगर उसमें आइलैंड आ जाए, ठीक है, और वो अगर बाइफर्केटेड हो जाए, एंड में दो लाइन दो मुखी रेखा हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैरिज लाइन में सॉरी मैरिज लाइफ में बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मतभेद होगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा चलती रहेगी, ये है। और दूसरी चीज़ है कि अगर वो मैरिज लाइन ऐसे क्रॉस कर गया, हार्ट लाइन को क्रॉस करके, कई बार ऐसे मिडिल को जाता है, कई बार पूरा क्रॉस करके वीनस की तरफ आता है। इतनी लंबी मैरिज लाइन रहती है? हाँ, मैंने देखा है। यहाँ से एक मैरिज लाइन ऐसा आता है, यहाँ से आके सीधा यहाँ जाती है, ठीक है। तो उसमें डिवोर्स का सिचुएशन होता है। और यहाँ पे डिवोर्स का परिभाषा भी मैं आपको बताता हूँ कि डिवोर्स कैसे होता है। मतलब कि जैसे डिवोर्स कई बार घरों में रहते हैं पति पत्नी, लेकिन आपस में पता चला कि 40 साल से बात नहीं हो रहा है, करेक्ट, एंड देयर इज नो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, ठीक है, वो बॉन्डिंग नहीं है, तो वो भी पेपर में नहीं है। डिवोर्स का मतलब है कि इट्स ए पीस ऑफ पेपर दैट परमिट्स यू कि भाई यू आर सेपरेटेड, करेक्ट। लेकिन ये घर में भी रह के लोगों का होता है, तो वो बिल्कुल दिखेगा। या तो फॉर सम रीजन कि जैसे हस्बैंड कहीं परदेश में फंस गया, विदेश में फंस गया और डिपोर्ट नहीं हो पा रहा है, आ नहीं पा रहा है, 15 साल लग गया, तो हाथ में दिखेगा। ऐसा भी है, ठीक है। कंटिन्यूसली जैसे देयर इज नो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप फॉर 15 ईयर्स 20 ईयर्स फॉर डिफरेंट रीजन्स। कई बार लोगों में बीमारियां होती है, जैसे पुरुष में भी होता है, महिला में भी होती है। तो ये बीमारी का कारण से अगर उनका बायोलॉजिकल रिलेशनशिप में कमी है तो वो भी दिखेगा। अच्छा, ठीक है। तो अगर सिंगल लाइन है, डबल लाइन है, पैरेलल है, सेम लेंथ की है ऑलमोस्ट, और 3 लाइन्स है, वो भी पैरेलल है और ऑलमोस्ट सेम लेंथ की है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, अगर पैरेलल है तो इसका मतलब है कि द पर्सन इज लाइकली टू हैव डबल और ट्रिपल मैरिज, ठीक है। तो जैसे हमारा सिस्टम में आपने एक सुना होगा, जैसे मोनोगेमी होता है, एक शादी का प्रथा है, पॉलीगेमी होता है, बाईगेमी मतलब जो 2 शादी किया है। तो अगर एक लाइन क्लियर लाइन है तो पर्सन विल बी मोनोगेमिस्ट, अगर 2 लाइन है तो पर्सन विल बी बाईगेमिस्ट, अगर मैनी है 2 से ज़्यादा हो गया तो फिर वो पॉलीगेमिस्ट हो जाता है, बहुविवाह ऐसे हो जाता है। तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन मतलब उसके स्पाउस की डेथ हुई है या फिर डाइवोर्सेस हुए हैं या फिर उसने फर्स्ट को छुपा के दूसरे के साथ में शादी कर लिया, ऐसा भी हो सकता है? हाँ, उसमें देखिए कई बार कैसे होता है, ऐसे लोग मिलते हैं जो कि पहला शादी को बताया नहीं, दूसरा तीसरा शादी कर लिया। उसका एक प्रकार का वो एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। अब वो जैसे हम बोलते हैं चीट, ठीक है, तो वो भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है हार्ट लाइन का ऊपर, क्योंकि उसका
बुद्धि उसको बोलेगा, उसका विजडम बोलेगा मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस केसेस में हार्ट लाइन उसका देखना चाहिए, हेडलाइन भी देखना चाहिए, मैरिज लाइन को भी देखना चाहिए। तो लेकिन मैरिज लाइन का जनरल कंडीशन ऐसा है कि मैरिज लाइन मस्ट बी क्लीन, मस्ट बी स्ट्रेट एंड वन लाइन। अगर 2 लाइन है 2 करेगा, 3 है तो 3 करेगा। अगर किसी के हाथ पे 3 लाइन्स है, मतलब मैरिज लाइन 3 है, लेकिन फर्स्ट लाइन छोटी है, सेकंड लाइन बड़ी है, अगेन थर्ड लाइन छोटी है, लेकिन पैरेलल्स है, उसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, इसमें कई बार एक होता है विवाह, पति पत्नी का रूप में वो रहते हैं साथ में। एक होता है टेम्परेरी इन्फैचुएशन, मतलब कि शॉर्ट टर्म रिलेशन हो गया, या तो किसी का जैसे 1-2 महीना के लिए लिव इन में रहते हैं, वो हो गया, वो भी पता चलता है। और छोटे छोटे लाइन अगर रहते हैं जिसको मतलब इंग्लिश में तो ऐसे बोलते हैं काफ लव, पपी लव, तो एकदम फास्ट लुक में हो गया, 8 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, वो सब चीज़ें हैं। और कई लोग ऐसा है कि उसमें विश्वास नहीं रखते हैं, वो उसमें दिमाग लगाते ही नहीं। ये जो आप बताए थे 2 मुख वाली विवाह लाइन, ये वही है करेक्ट? हाँ, कि correct। उसमें शायद तक कि उसके मल्टीपल रिलेशनशिप रह सकते हैं। नहीं, ये 2 मुख्य वाला मल्टीपल रिलेशनशिप नहीं है। ओके। ऐसे होने से मतलब मैरिटल लाइफ जो है हाँ, वो खराब डिस्टर्ब हो जाता है। सकती है, हाँ, खराब हो disturb सकती है। ओके। उसमें लड़ाई झगड़ा हो सकता है। हाँ, और अगर उसके ऊपर कट्स है तो मैरिज कॉर्ड्स भी सेम है, कोई भी चीज़ें है, अगर जैसे हमारा चेहरा का ऊपर नाक का एक पोजीशन है, वो इधर उधर जाए, टेढ़ा हो जाए, तो जैसे चेहरा खराब हो जाता है, ऐसे मैरिज लाइन अगर सीधा रहना है, सीधा को छोड़ के अगर टेढ़ा हो गया, या तो कट हो गया, या तो बाइफरकेटेड हो गया, तो डेफिनेटली मैरिज से रिलेटेड अलग अलग समस्या होगी। अब ये जो लाइंस है जो हमें दिख रही है कि हार्ट लाइन के नीचे में कुछ क्रॉस बने हुए हैं, या फिर मिडल फिंगर के नीचे में क्रॉस है, तो उसका मीनिंग क्या रहता है? देखिए, क्रॉस जनरली इज नॉट ए गुड सिंबल, लेकिन जुपिटर में क्रॉस रहता है तो अच्छा मानते हैं। और हार्ट लाइन और हेड लाइन के बीच में जो क्रॉस आता है वो अच्छा होता है। आपके इसमें है? हाँ, इसमें है। तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का इंट्यूशन अच्छा है, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर अच्छा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी पावर, क्लेयरवोयंसी बोलते हैं। और एक थोड़ा कनेक्टेड वर्ड है जिसको बोलते हैं फार साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, उसको हिंदी में दूरदृष्टि बोलते हैं। अच्छा, जैसे हमने हार्ट लाइन के बारे में बात किया था कि क्रॉसेस रहते हैं, तो वैसे ही अगर हार्ट लाइन के ऊपर क्रॉसेस है तो फिर उसका रिलेशनशिप के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? डेफिनेटली इट्स ए नेगेटिव थिंग्स, क्योंकि किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप, बी इट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या सोशल रिलेशनशिप, इट विल नॉट बी गुड। ठीक है, क्योंकि द पर्सन विल नॉट बी कंसिस्टेंट इन मैटर्स ऑफ लव एंड अफेक्शन। ऐसा है तो इसका वैवाहिक जीवन भी खराब रहेगा, उसका प्रेम व्यापार निजी जीवन भी खराब रहेगा, और सामाजिक जो रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप है, वो भी खराब रहेगा। अभी जैसे हमने बात किया था कि रिलेशनशिप्स के ऊपर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी के कितने रिलेशनशिप्स हुए हैं प्रायर टू मैरिज, और कैसे पता चलेगा कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है? देखिए, इसमें जैसे मल्टीपल रिलेशनशिप है, उसको पहले मल्टीपल रिलेशनशिप वो रखेगा क्यों, सबसे क्वेश्चन ये आता है। रखेगा इसलिए है कि उसका जो टेंडेंसी, जो प्रवृत्ति है ना मल्टीपल रिलेशनशिप रखने का, इसका कारण है कि उसका स्ट्रांग जो शुक्र ग्रह है वो स्ट्रांग है। तो इसका कारण से जो है ना, इसका जो यौन शक्ति का ऊपर उसका नियंत्रण नहीं है। ठीक है, जब वो नियंत्रण नहीं है तो जैसे आपने सुना होगा भाई, यहाँ पे मोलेस्टेशन हो गया, ये हो गया, ये क्यों सुनते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति का उस जो शक्ति है
वो शक्ति का ऊपर यन शक्ति है, उसका ऊपर कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, इसलिए इसे वो उटपटांग करता है। ठीक है। तो इसी तरह ये एक विवाह में मल्टीपल रिलेशनशिप रखने का मतलब एक अनैतिक कार्य है, जिसको आप इंग्लिश में इलिसिटी बोल सकते हैं। ठीक है। इमोरल बोल सकते हैं। करेक्ट। इलेजिटिमेट भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये मोरालिटी का बाहर है। ठीक है। तो इसलिए जो रखता है, पहले तो व्यक्ति इमोरल होगा। ठीक है। क्योंकि उसका टेंडेंसी ऐसा ही है, उसका ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उसका प्रज्ञा काम नहीं करता है, उसका बुद्धि काम नहीं करता है, इसलिए अलग अलग जगह पे वो रिलेशनशिप रखता है। जैसे आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि मैरिजेस में प्रॉब्लम होना या फिर एक्सेस रिलेशनशिप रखना, प्रायर मैरिज और पोस्ट मैरिज, तो ऐसे लोग हैं, इनके लिए आप जो रेमेडीज है वो कैसे देते हो? इसमें देखिए, एक होता है जो अभी जैसे कि आपका पास सपोज क्रिएटिविटी है, मैं बोलूँगा कि आप ये क्रिएटिविटी को बंद कर दो, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि वो सोचने का काम ही है। ठीक है। ये इनबिल्ट है, डिफ़ॉल्ट है, इनबर्न है, नैसर्गिक गुण है। ठीक है। स्वभावजात या सहजात या जन्मजात प्रवृत्ति है, जो आप आनुवंशिक लेके आए हो, इसको बंद नहीं कर सकते। तो इसी तरह कई बार क्या होता है कि अगर व्यक्ति के अंदर ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का इच्छा है, तो हमारे पास आता है, तो हम उसको सलाह तो ज़रूर देते हैं कि अगर आपका जो वर्तमान का जो विवाह है उसको सही तरीक़ा से रखना है, बचा के रखना है, तो आप ये काम मत कीजिए। ठीक है। और हम उसको सही गाइड करने का कोशिश करते हैं कि ये मैरिज ब्रेक ना हो। कई बार हम डिवोर्स को, अगर डिवोर्स दिखता भी है ना, तो भी नहीं बोलते हैं। तो अगर किसी के हाथ पे मुझे देखना है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप है या फिर काफ़ी रोमांटिक पर्सन है, तो फिर वो कैसे पता चलेगा? देखो, इसमें कई चीज़ें हैं। आपने मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछा है, जैसे कि अंगूठा के बारे में पूछ लिया, अंगुलियाँ के बारे में पूछ लिया, पर्वतों के बारे में पूछ लिया। पहले रोमांटिक पर्सन कैसे होगा? अगर उसका पास इच्छा शक्ति नहीं होगा तो होगा क्या? वो अगर वो इसका पास उतना इच्छा शक्ति नहीं रहेगा या आर्थिक संबल नहीं रहेगा, तो वो महाबलेश्वर लेके थोड़ी ना जाएगा। समझ रहे हो? तो इसका कारण से उसका पहले तो इच्छा शक्ति देखना है। थंब रूल। हाँ, वो थंब अच्छा है तो वो डेफिनेटली उसका इच्छा शक्ति है, तो चाहे उसका जो प्रेमी है या चाहे जो पत्नी है, उसका साथ घूमने का इच्छा होगा। तो उसके लिए पहले तो अर्थ चाहिए ना। करेक्ट। लक्ष्मी जी चाहिए। तो लक्ष्मी जी के लिए क्या है? शुक्र ग्रह स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। और रोमांटिक होने के लिए शुक्र बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, तो उस हिसाब से उसका मस्तिष्क भी उस हिसाब से काम करने लगता है। तो बेसिकली हार्ट लाइन को देखना होता है, वीनस माउंट्स को देखना होता है। अगर वीनस माउंट्स स्ट्रांग है तो द पर्सन विल बी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ रोमांटिसिज्म। ठीक है। तो वीनस को देखना होता है, हार्ट लाइन को भी देखना होता है। ऐसा। अच्छा, हम आगे देखते हैं पर्वत या फिर माउंट। एक बार डिटेल में बता दीजिए, आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया था इसका, लेकिन एक बार डिटेल में बता दीजिए कि कौन सा माउंट को क्या नाम दिया था और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले हम जैसे आपने माउंट्स बोला, ठीक है, और जैसे उसको हिंदी में आपने पर्वत बोला, और उसको ऐसे इसका एक पर्यायवाची पामिस्ट्री में जिसको प्लैनेट्स बोलते हैं। ठीक है। ग्रह। हाँ, ग्रह बोलते हैं। तो जैसे कि हम नवग्रह बोलते हैं, लेकिन हस्तरेखा में हम 7 ग्रह तक जाते हैं, राहु केतु को नहीं लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें राहु केतु तो नहीं आता है? नहीं लेते हैं। जो बुक मैंने पढ़ा है, कुछ बुक्स लिखा है, लेकिन हमारे 7 ग्रहों से हो जाता है। राहु केतु को हम नहीं लेते हैं, कुछ बुक्स लिखा है लेकिन। ठीक है। तो इसमें जैसे कि हमारा जैसे मेन ग्रह हम जैसे डे से शुरू करते हैं, जैसे कि सोमवार है तो इसका मतलब मून हो गया। ठीक है। फिर मंगलवार है, ट्यूसडे हो गया, ये मंगल ग्रह हो गया। बुधवार हो गया, बुध हो गया, बुध ग्रह हो गया। बृहस्पतिवार बृहस्पति, शुक्रवार शुक्र, शनि रवि, ऐसे चलता है। तो उस हिसाब से नाम दिया गया है। तो जो इंडेक्स फिंगर का नीचे जो है, ये पहला 4 फिंगर वाला पॉइंटर, तो उसका नीचे जो एरिया होता है तो उसको बोलते हैं
जुपिटर माउंट्स। हम्म। तो इसका मतलब बृहस्पति का साथ इनका कनेक्शन है। तो जुपिटर माउंट्स जब स्ट्रांग हो जाता है या उभरा हुआ दिखता है, उसमें उसका साथ में अंगुली का भी देखना होता है। अगर लंबा अंगुली है, जुपिटर उभरा हुआ है, और तो आप बोल सकते हैं कि द पर्सन इज वेरी एम्बिशियस। तो एम्बिशियस फुलफिल होगा नहीं होगा, वहाँ पे पाम रीडर को भी दिमाग लगाना होगा कि उसका इच्छा शक्ति कितना है। इच्छा तो है कि हिमालय चढ़ना है, लेकिन इच्छा शक्ति भी चाहिए ना। मन बोलता है कि हिमालय जाना है, पर उसके लिए इच्छा शक्ति भी चाहिए ना, आत्मविश्वास भी चाहिए ना। तो उस समय में हेडलाइन का कंडीशन देखना है कि उसका व्यक्ति का अंदर आत्मविश्वास है या नहीं है, और अंगूठा से देखना है कि उसका विल पावर, इच्छा शक्ति कितना है, कितना स्ट्रांग है। हाँ, और खाली एम्बिशन होने से नहीं होता है। ठीक है, तो ये इंडेक्स फिंगर और जुपिटर माउंट्स बोलता है। ठीक है, हम अभी आते हैं शनि का क्षेत्र है। शनि का क्षेत्र में कि जैसे शनि अगर उभरा हुआ है, ये मिडिल फिंगर का ये वाला, ठीक है, तो इसका मतलब है कि द पर्सन इज वेरी एनालिटिकल, द पर्सन लव्स टू गो इनटू डिटेल्स। जिज्ञासा इसका मन में है, और बहुत विश्लेषण करता है, खोज करता है, शोध करता है, और साथ में उसको अकेलापन अच्छा लगता है। वो लोगों से नहीं मिलता है, और अकेलापन से क्या होता है, रिसर्च भी हो जाता है ना, क्योंकि लोगों का बीच में रह के आप रेस्टोरेंट में बैठ के रिसर्च नहीं कर सकते। करेक्ट। तो रिसर्च के लिए घर में पुस्तकों का भंडार भी चाहिए, अकेला होना चाहिए। तो इसलिए शनि पावरफुल होने से वो अकेलापन का जो बर्ताव होता है, हाँ, तो वहाँ पे वो करते हैं। तो ये शनि का काम है। सूर्य का जो है वो अनामिका यानी रिंग फिंगर का नीचे जो स्पेस आते हैं, छोटा सा स्पेस, उसको सूर्य बोलते हैं। सूर्य जैसे सौर जगत है, सोलर सिस्टम है। जैसे हम सूर्य ये जीवंत भगवान है जिनको हम देखते हैं, बाकी भगवान को हम देख नहीं पाते हैं। इसी तरह सूर्य जिसका शक्तिशाली है, पावरफुल है, तो इसका मतलब है उसका जीवन में एक तेज है, मतलब लिफ्टेड है। लिफ्टेड है मतलब कि उसमें जीवन में जैसे प्रतिभा है, और यश है, नाम है, ख्याति है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि भाई डॉक्टर विजय और डॉक्टर रमेश का पास कोई नहीं जाता है, पर डॉक्टर विजय का पास बहुत सारे लोग जाते हैं। लोग बोलते हैं कि हीलिंग टच है, जाते ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनका ख्याति ऐसे बना हुआ है। करेक्ट। उनका यश ऐसे बना हुआ है। वो यश कैसे आता है? वो यश सूर्य से आता है। ठीक है, तो इसलिए सूर्य पावरफुल होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में आप चाहे काम करो, सूर्य पावरफुल है तो आपको यश मिलेगा। और यश और सफलता में भी फर्क है। सफलता का मतलब ये होता है कि कोई जैसे कि सब्जी का दुकान है, सब्जी बेच रहा है या पानी पूरी बेच रहा है, वो भी अर्थ कमा रहे हैं और परिवार पालन पोषण कर रहे हैं, वो सफलता है। लेकिन यश जो है उसका बड़े भाई है। ठीक है, जब आप खुद को अपग्रेड करते हो नेक्स्ट लेवल के लिए, खुद को अपग्रेड आपको खुद, चाहे आप खुद करो, कोशिश से करो, लेकिन लोग ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली पता चल जाता है। और उसका प्रतिभा का चारों तरफ, उसका प्रतिभा में कुछ तो खूबी है, तो ऑटोमेटिकली अपने आप स्वयं लोग जान जाते हैं ऐसा। फिर नेक्स्ट है लिटिल फिंगर, उसके नीचे। लिटिल फिंगर है तो ऐसे छोटा है, लेकिन काम बहुत बड़ा है। जैसे हमारा शरीर में जैसे आँख है, आँख कितना छोटी है लेकिन काम कितना बड़ा है। करेक्ट। और आँख का अंदर अगर हम बाकी सारे उसका जो पार्ट्स देखेंगे, रेटिना है, आईबॉल है, इतना छोटी छोटी है, लेकिन काम बहुत बड़ा है। दृष्टि है, और जिसका अच्छा दृष्टि है इसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि, जो सब देख पाता है। इसी तरह ये अंगुली छोटा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा काम है। ये दुनिया का जितना भी अभी साइंस देख रहे हो, ठीक है, जैसे कोरोना में वैक्सीन निकल गया, अभी पुतिन बोलता है कि हमने कैंसर का वैक्सीन निकाला। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी में आज काम कर रहे हो, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट वगैरह, तो ये छोटी अंगुली जिसका पावरफुल होता है, तो ये सब फील्ड में काम करेगा। तो मतलब कि विज्ञान क्षेत्र में कोई काम करेगा जिसका अंगुली, छोटी अंगुली और बुध पर्वत यानी मरकरी माउंट स्ट्रांग है, तो वो अच्छा विज्ञान क्षेत्र में काम करेगा।
बिजनेस एंड कॉमर्स में काम करेगा, ठीक है। उसका इंटेलिजेंस बहुत मजबूत होगा, बुद्धि उसका बड़ा शार्प रहेगा। ओके, तो ये जो इमेज पे दिखाई गई एक स्ट्रेट लाइन है जो बुध की तरफ जा रही है, वो बुध लाइन ही है। बुध लाइन, उसको बुध लाइन भी बोलते हैं, उसको हेल्थ लाइन भी बोलते हैं। अच्छा, और ये बाकी जो पर्वत है वो? हाँ, शुक्र का क्षेत्र है, जैसे कि ये अंगूठा का नीचे जैसे आता है, ये शुक्र का क्षेत्र बोलते हैं। ये सारे भौतिक सुख का संकेत दिखाता है, मतलब कि आपका पास कितना अर्थ है, अर्थ होने का बाद आपको कितना जायकेदार यानी लजीज भोजन मिल रहा है, व्यंजन मिल रहा है, वो शुक्र डिसाइड करेगा, वीनस माउंट्स डिसाइड करेगा। अच्छा, आपको कितना सुंदर वस्त्र मिल रहा है, वो आपका शुक्र ग्रह डिसाइड करेगा। आपका कितना पत्नी सुख है या पत्नी को पति सुख है, वो शुक्र ग्रह डिसाइड करेगा। आप किस सेक्टर में काम कर रहे हो, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हो तो जुपिटर्स डिसाइड करेगा। अगर आप एंटरटेनमेंट में काम कर रहे हो, क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हो तो शुक्र डिसाइड करेगा, ठीक है। और कई बार ऐसे होता है ना कि जैसे राजा निजाम का बारे में अभी हिस्ट्री पढ़ रहा था कि इतना बड़ा राजा है लेकिन बड़ा गंदा रहता था, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं शुक्र पीड़ित है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि पैसा तो बहुत है बट घर का डाइनिंग साफ नहीं है, ठीक है। तो वो शुक्र ग्रह का ऊपर निर्भर करता है, ऐसा है। तो शुक्र पावरफुल है तो सारे भौतिक सुख, विलास, पत्नी सुख, अच्छा व्यंजन भोजन और अच्छा वस्त्र ये मिलेगा। अट्रैक्शन फ्रॉम ऑपोजिट सेक्स एज वेल। और बाकी मंगल है, तो मंगल जो है ना वो उसका भी रोल बहुत है। शुक्र के ऊपर जो है वो मंगल है। हाँ, शुक्र का जस्ट ऊपर है जो अंगूठा का पास है, जो कि जहाँ पे हमारा लाइफ लाइन स्टार्ट होता है उसका नीचे की हिस्सा जो है वो मंगल है, जो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव बताया हाँ, था। हाँ जी। तो वो शुक्र जो है, सॉरी मंगल जो है वो अगर पावरफुल होता है तो क्या होता है कि ये पॉजिटिव होता है, तो पर्सन बिकम्स ए फाइटर, फिजिकल फाइटर। तो ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं तो उनका मंगल स्ट्रांग होता है, जैसे क्रिकेटर है, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। और साथ में भी जैसे जो जितना भी ये डिफेंस में है, पुलिस में है, तो ये सब चीज़ें उनका मंगल पावरफुल होता है, तभी जाके वो फाइटर हो पाते हैं, ठीक है। और साथ में ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट में जहाँ पे हार्ट लाइन और इसका हेडलाइन का बीच में जो प्लेस है उसको नेगेटिव मार्स बोलते हैं, नीच मंगल भी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो होने का कारण से व्यक्ति का पास आत्मविश्वास होता है और मानसिक साहस होता है, तो मेंटल करेज होता है। ओके। और जो दोनों के बीच में है वो पार्ट, दोनों का बीच, इसको एरिया ऑफ मार्स बोलते हैं, बीच वाला, ठीक है। उसमें कई चीज पता चलता है, जैसे कि नॉर्मली एक आप ऐसे हाथ देखोगे तो सबका हाथ में एक खड्डा रहता है ना, करेक्ट। और एक हम बोलते हैं कि हॉलो पाम बोलते हैं। हॉलो मतलब कि संकेन पाम, जैसे हम बोलते हैं ना संकेन आइज एकदम अंदर घुस गया है, संकेन चिक्स अंदर घुस जाता है, ऐसे हॉलो पाम यानी संकेन पाम, ये खड्डा जो है अंदर घुस गया है, जिसका अंदर ज़्यादा पानी या ज़्यादा चावल आ सकता है। तो ऐसे क्षेत्र में क्या होता है कि उसका और भी कंडीशन देखना पड़ता है। हाथ का अंदर जैसे कई बार खिड़की वाला फिंगर दिखता है ना, मतलब खुला है, नॉट, इट इज नॉट टाइटली क्लोज्ड, करेक्ट। तो उस क्षेत्र में क्या होता है कि व्यक्ति को पॉवर्टी आ सकता है, दरिद्रता आ सकता है, ऐसा है। मतलब सब बह के जा रहा है। हाँ, ऐसा है। तो पैसा नहीं रहेगा, उसका सामाजिक सम्मान इतना अच्छा नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस भी कम होगा, मेहनत ज़्यादा करेगा, फल कम मिलेगा, ऐसा है। ओके, मतलब ये अगर विंडो ओपन दिख रही है तो ये इशू आएंगे, करेक्ट। विंडो ओपन रहेंगे तो इसका साथ साथ इसको जो हॉलो पाम है ना, खड्डा भी देखना पड़ता है ना। हाँ, ये खड्डा भी है और इससे गैप भी है, विंडोज है, तो इसका मतलब है पॉवर्टी तो सुनिश्चित है, ठीक है। और खाली ये सब ठीक है, पैसा भी कमा रहा है, खा भी रहा है, अगर इसमें गैप है इसका मतलब है कि इसका पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, कर्जा में रहने का चांसेस है। अच्छा,
और जो आखिरी में जो 2 है, मतलब शुक्र के बाजू में जो 2 है, वो? बाजू में तो एक्चुअली 2 तो नहीं है, मतलब एक है जो चंद्रमा है, ठीक है। तो जो चंद्रमा का क्षेत्र है वो आपका जो कल्पना है, जो इमेजिनेशन है, उसका संकेत करता है, ठीक है। जैसे हम कोई भी चीज़ें हम सोचते हैं तो पहले कल्पना करते हैं ना, सोच लेते हैं, तो उसका बाद उसको फिर हम आइडिया मतलब रियलिटी में यानी प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो वो चंद्रमा का क्षेत्र देता है। और उसका साथ जब चंद्रमा का पोजीशन मून माउंट यानी मून प्लैनेट जब कंसीडर करते हैं तो हेडलाइन भी देखना होता है, क्योंकि हेडलाइन और मून दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे इमेजिनेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है कंट्रोल्ड इमेजिनेशन, एक होता है अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन। जब इमेजिनेशन एकदम कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम रहेगा, कुछ भी सोचेगा, ठीक है। अभी जैसे कि सपोज मुंबई में है, सोचेगा नहीं दिल्ली चले जाते हैं, फिर दिल्ली से बेंगलोर चला जाएगा, या तो कहीं बेंगलोर में MBA एडमिशन कर लिया, अब उसको पता चलता है कि गांव का एक बंदा एडमिशन गया है, वहाँ से लेकर हरियाणा चला गया, सोनीपत में चला गया, मतलब अनस्टेबल रहता है। अनस्टेबल रहता है। ओके। क्या ये चंद्रमा का जो स्थान है, जो माउंट है, सुंदरता से भी रिलेटेड है? सुंदरता मतलब इसका चेहरा के बारे में, चेहरा के बारे में? वो देखिए, हाथ का सुंदरता का ऊपर उसका चेहरा भी होता है, इससे थोड़ा कनेक्टेड है। जैसे कि हाथ का बनावट का हिसाब से अगर एकदम हाथ सुंदर है देखने में, तो चेहरा सुंदर होने का संभावना रहता है। मून अच्छा होने से तो चेहरा का मतलब है उसका मन खुश रहता है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है चेहरा पर। ऐसे ज़रूरी नहीं कि मून और वेनस का दोनों रोल है ना, ठीक है। तो ये दोनों, क्योंकि ब्यूटी का जो कारक है वो है शुक्र, विनस, और मन का कारक है ये चंद्रमा। क्योंकि हम जैसे मालूम है कि हमारा मन खराब रहता है तो हमको मानसिक बीमारी, जैसे मानसिक या फिजिकल भी होता है, जैसे लोगों का स्ट्रेस से डायबिटीज हो जाता है, स्ट्रेस से मानसिक विकार हो जाती है, ये सब होता है।